नमस्कार साथियों। एग्जाम टॉपर 1 वीक सीरीज में आपका स्वागत है। आज अपन बीए सेकंड सेमेस्टर के जो आपके स्किल कोर्स का एक भाग है, भारतीय एवं क्षेत्रीय संस्कृति, इसकी बात करते हैं। आपके कौन सा ये बीए क्या है? बीए सेकंड सेमेस्टर का ये आपके हैं। इसके अंदर आपके 80 नंबर का पेपर रहता है। कितने नंबर का? 80 नंबर का। 80 नंबर का पेपर है। 80 नंबर का पेपर है और इसके प्रश्न आते हैं आपके एमसीक्यू, यानी कि एमसीक्यू आपके प्रश्न आएंगे। पिछले बार 40 प्रश्न आए थे, इस बार भी ऐसी उम्मीद है 40 प्रश्न ही आएंगे और उससे ज़्यादा भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अपन पहले इस विषय से संबंधित थ्योरी पढ़ेंगे। पहले अपन इस विषय से संबंधित जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इनको वित्त चित्र के साथ या फिर फोटो के साथ पढ़ेंगे ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। पहले अपन थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद में आपको एमसीक्यू भी करवाए जाएंगे। जैसे 40 से 45 अपने एमसीक्यू भी यहाँ पर देखेंगे और इसी के साथ साथ आपके चित्र वगैरह के माध्यम से आपको समझाया जाएगा, ताकि क्या है कि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए और आने वाले समय में जब ये पेपर हो रहा है आपके, उस समय आपके सही सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। अपन बात करते हैं इसके एक एक करके। सबसे पहला आपके है लोक संस्कृति, यानी कि लोक संस्कृति क्या है इसकी बात करते हैं। लोक संस्कृति, लोक संस्कृति की बात करें अपन, आप लोगों ने देखा होगा अपनी जो संस्कृति रहती है इसे अपन लोक संस्कृति कहते हैं। अपना ये जो ये पूरा का पूरा जो आपके सेकंड सेमेस्टर का स्किल कोर्स है, जो ये भारतीय संस्कृति, इसमें भारतीय विभिन्न अलग अलग राज्यों के बारे में जो संस्कृति की विशेषता है उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और अपन इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा भारतीय जो संस्कृति के अंदर जो जो विशेषताएं रही है उनका अध्ययन करने वाले। पहला अपना यहाँ पर स्टार्ट होता है जो ये है भारतीय लोक संस्कृति। क्या है लोक संस्कृति? लोक संस्कृति की परिभाषा क्या है? परिभाषा एवं अवधारणा, यानी इसकी क्या परिभाषा है और इसकी क्या अवधारणा। देखो क्या है लोक संस्कृति। लोक संस्कृति का अर्थ, लोक संस्कृति का अर्थ किसी समाज या मानव समुदाय की उस सहज स्वाभाविक और पारंपरिक जीवन शैली से, यानी कि आप लोग किस प्रकार से जीवन यापन करते हो, कैसे जीते हो, उनके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? लोक संस्कृति कहलाता है। जो सदियों से बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण, यानी कि इसके लिए आपको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो कल्चर है, संस्कृति है, आप ऑटोमेटिक जन्म के, आपका जब जन्म होता है उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे आपका विकास होता है वैसे वैसे संस्कृति भी आपके ऊपर कहीं ना कहीं आपके ऊपर लागू होती है और उसके अंदर धीरे धीरे बदलाव भी देखने को मिलता है। इसके लिए आपको कहीं पर भी आवश्यकता नहीं है, प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं रहती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से ये क्या है ट्रांसफर होती रहती है, यानी कि प्रभावित होती रहती है। क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर क्या हो जाता है? प्रभावित, यानी कि आपके जो भी ये पर्व वगैरह है, तीज पर्व हो गए, तीज है, रक्षाबंधन हो गया, घूमर नृत्य वगैरह, ये सारी जो क्या है अपने पर संस्कृति का हिस्सा रहा है, जो क्या है आज नहीं स्टार्ट हुई, कई वर्षों से चली आ रही है। अपने दादा परदादा भी मना रहे थे, पापा मना रहे, अपन मना रहे, आने वाली पीढ़ियां भी मनाएगी। इस प्रकार से ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे एक एक करके सारे जो अपनी पीढ़ी है उसके अंदर इस संस्कृति का क्या है प्रभाव देखने को मिलते हैं। देखो दूसरा मतलब क्या हुआ, वापस समझा रहा हूँ पूरा। लोक संस्कृति का अर्थ है, लोक संस्कृति का अर्थ किसी समाज या मानव समुदाय की सहज, स्वाभाविक और पारस्परिक जीवन शैली से है, जो सदियों से बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के आगे से आगे बढ़ती रहती है। दूसरा क्या है? लोक का मतलब क्या होता है? लोक का मतलब होता है लोग ही होते हैं। केवल ग्रामीण या अशिक्षित वर्ग में ही नहीं बल्कि उस संपूर्ण जन समुदाय से है जो अपने दैनिक जीवन, विश्वासों, रीति रिवाजों, कला विधि में एक सामूहिक चेतना का अनुभव करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि लोक संस्कृति केवल गांव वालों लोगों पर है, अशिक्षित जो पढ़े लिखे लोग नहीं उनके ऊपर है। नहीं, ये जितने भी लोग हैं उस क्षेत्र के दायरे के अंदर जो भी लोग आते हैं उन सब पर कहीं ना कहीं संस्कृति अपना छाप छोड़ती है और संस्कृति के लक्षण अपने को दिखाई देते हैं। ये सब पहले अपन इनकी थ्योरी देख रहे, इसके बाद में आप प्रश्न उत्तर भी करेंगे तो आपके प्रश्नों के उत्तर आराम से आप दे सकते हो। फिर है लोक संस्कृति और उसका अर्थ है, उसके अंदर लोक संस्कृति को समझने के लिए इसके दोनों घटकों को जानना आवश्यक है। दो घटक कौन कौन से उनको जानना आवश्यक है, उनकी बात करते हैं। लोक, एक है लोक, दूसरा है संस्कृति। इनकी बात करते हैं, लोक और संस्कृति क्या है। लोक यानी समाज का वो व्यापक वर्ग जो अपनी परंपराओं, विश्वासों और जीवन मूल्यों में एक रूपता और सामूहिकता का
अनुभव करता है। यानी कि लोक का मतलब है समाज के अंदर वो वर्ग या व्यापक वर्ग जो अपनी परंपराओं, विश्वासों, रीति रिवाजों, पर्व हो गए, एकता हो गया, सामूहिकता होगी, इन सब का क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अनुभव करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, लोग कहते हैं। संस्कृति की बात करें, संस्कृति जिसमें जीवन जीने की कला, यानी कि आप लोग किस प्रकार से अपना जीवन जीते हैं, मूल्य, खान पान, वेशभूषा, लोकगीत, लोक नृत्य, धार्मिक आस्थाएं शामिल है। देखो भाई, संस्कृति का मतलब क्या है, आप कैसे जीते हो, आपकी संस्कृति कैसी है, आपका खान पान क्या है, आपका आभूषण क्या है, आपके गहने क्या है, आपकी वेशभूषा क्या है, आपके मूल्य, लोकगीत, लोक नृत्य क्या है, लोक वाद्य यंत्र, धार्मिक आस्थाएं, पर्व, तीज त्योहार वगैरह, ये सारे आपकी क्या कहलाती है, संस्कृति कहलाती है। लोक संस्कृति अभिजात संस्कृति और मास कल्चर दोनों से भिन्न है। यानी कि ये क्या है, अभिजात संस्कृति और मास कल्चर दोनों से ये भिन्न है, जिसको अपन क्या कहते हैं, लोक संस्कृति कहते हैं। फिर है आपके मौखिक परंपरा। मौखिक परंपरा की बात करते हैं, इसमें कोई लिखित व्याकरण या नियम नहीं होते। मौखिक का मतलब क्या होता है, मुख जुबान यानी बोलना, इसके अंदर लिखा हुआ कुछ चीजें नहीं है। मौखिक का मतलब क्या हुआ, अपन जो बोल रहे हैं ये क्या कहलाता है, मौखिक। लिखित का मतलब होता है जो अपन लोग लिखते हैं। इसके अंदर क्या आता है, जैसे गीत, लोक कथाओं, कहावत, कविदंतियां के माध्यम से मौखिक रूप से जीवित रहती है। मौखिक का मतलब ये हुआ जिसके अंदर लोग नृत्य हो, अपने लोग गीत हो गए, क्या है गीत, कथाएं होगी, क्या होगी, कथाएं होगी, और कहावतें होगी, कविदंतियां होगी, ये सारे आपके क्या कहलाती है, मौखिक कहलाती है। मौखिक रूप से इनको क्या है, अपन लोग बोलते और सामने वाले सुनते। क्या है, एक श्रोता होता है, एक आपके वक्ता होता है। वक्ता बोलता है, श्रोता इसको सुनता है। अब देखो क्या है, अभी सामूहिकता एवं अनाम रचयिता, यानी कि जो लोक कलाएं होते हैं ना, इनके रचयिता कौन, इनका अपन बता नहीं सकते। क्या है, लोक कलाओं का कोई भी व्यक्तिगत रचयिता नहीं होता, यानी किसने रचा उसका अपने को पता नहीं। लोक संस्कृति किसने रची इसका अपने को अनुमान नहीं लगा सकती। वो पूरे समाज की साझी संपत्ति मानी जाती है। यानी कि सामूहिकता का मतलब क्या है, इसका अनाम, इसका नाम नहीं है, अपन नहीं कह सकते इस व्यक्ति ने ये संस्कृति लागू की है। ये क्या है, अनाम है, जिसका कोई नाम नहीं, ये साझी संपत्ति, यानी क्या है, सामूहिक है, यानी सभी लोगों की संस्कृति मानी जाती है। इसमें कृत्रिमता नहीं बल्कि स्वाभाविकता होती है। यानी कि इसमें क्या होता है, सभी लोग स्वाभाविक रूप से कार्य करते हैं, स्वाभाविकता होती है इसमें। फिर आपके अगला है भौगोलिक परिस्थिति का प्रभाव। भौगोलिक परिस्थिति का प्रभाव क्या है, इसकी बात करते हैं। किसी क्षेत्र की स्थिति, जलवायु, नदियां और प्राकृतिक संसाधन वहां की लोक संस्कृति तय करते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मतलब कैसा क्षेत्र है, वहाँ की कैसी जलवायु है, कैसा मौसम रहता है, कैसी वहाँ पर वनस्पति है, ये सारी चीजें आपकी संस्कृति को प्रभाव करेगी। ऐसा एक एग्जाम्पल देखें तो अपने राजस्थान की बात करें तो अपने यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, यहाँ पर वनस्पति कम है, और इसलिए अपने यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और इसलिए आप लोगों ने देखा होगा अपने यहाँ पर क्षेत्र डेजर्ट वाला ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर लोग रहते हैं जो कपड़े कैसे पहनते हैं, ढीले पहनते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अपने यहाँ पर जो पुरुष लोग हैं धोती कुर्ता पहनते और ऊपर साफा पहनते। क्यों क्यों साफा इसलिए बांधा जाता है, उनका सिर ठंडा रहे, और धोती कपड़े इसलिए पहने जाते ताकि उनका शरीर क्या है, खुला महसूस हो, यानी कि पूरे का पूरा शरीर उनको ऐसा लगे जैसे कि हमारा शरीर पूरा खुला हुआ पड़ा है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं उस क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति के आधार पर भी संस्कृति का निर्माण होता है। क्या है, इस क्षेत्र की स्थिति, यानी कि उसकी स्थिति क्या है, जलवायु, यानी कैसी जलवायु, नदियां, यानी कि पानी आ रहा है नहीं है, पानी की वहाँ पर क्या व्यवस्था है, प्राकृतिक संसाधन, यानी प्राकृतिक संसाधन कैसे है वहाँ पर। जो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, ये प्राकृतिक संसाधन वो जो अपने को सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे पेड़ पौधे वगैरह, ये सारे अपने को क्या कहलाते हैं, प्रकृति से जो प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। वो लोग संस्कृति को क्या करते हैं, तय करते हैं भाई। उदाहरण के लिए क्या है, राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्रों में तेजी से गर्मी, पानी की कमी के कारण ढीले सूती वस्त्र, साफे, बाजरा, घेर, सांगरी भोजन तथा मिट्टी के घर और मोलेला माटी का विकसित हुआ है। देखो भाई, मोलेला ये क्या है, कला है, क्या है, कला। राजसमंद के आसपास कहाँ है, राजसमंद। देखो भाई क्या है, सुनो, मैंने अभी आपको कहा भौगोलिक स्थिति प्रभाव पड़ता है, ऐसा यहाँ पर एग्जाम्पल है राजस्थान का। राजस्थान के अंदर क्या है, लोग कैसे मरुस्थलीय क्षेत्र अपने यहाँ पर है, और यहाँ पर तेज गर्मी पड़ती है और पानी की क्या है, कमी, पानी की कमी है, तेज गर्मी है, मरुस्थलीय डेजर्ट है, दोहरे, इसलिए यहाँ पर लोग कैसे ढीले कपड़े पहनते हैं, कैसे ढीले और सूती के, कैसे ढीले और सूती के कपड़े पहनते हैं, और साफा बांधते, पगड़ी बांधते। या फिर अपने यहाँ पर खाने की बात करें तो यहाँ पर होता है बाजरा, बाजरा खाते, और कैर और सांगरी, क्या है, कैर और सांगरी का ये लोग क्या करते, सेवन करते, तथा मिट्टी के घर बनाते,
आप लोगों ने देखा होगा अपने अधिकांश घर मिट्टी के बने होते हैं, उसके ऊपर गोबर का लेप किया जाता है, उसके ऊपर व्हाइट कलर का चूना लगाया जाता है ताकि ये घर क्या है ठंडे रहे। और क्या है मोहल्ला कला यहाँ पर विकसित हुई राजसमंद की है। आगे अपन इसके बारे में और पढ़ने वाले। इस प्रकार से आप देख सकते हो किस प्रकार से भौगोलिक स्थितियां भी संस्कृति को प्रभावित करती है। फिर आपके मौसम और त्योहार। दुनिया भर के लोग त्योहार कृषि और मौसम चक्र से बंधे हैं। देखो भाई दुनिया भर के जो पर्व है ना अपने, या फिर अपने भारत की बात करें, भारत के लोग त्योहार और कृषि और मौसम के चक्र से संबंधित है। क्या है बंधे हुए। कृषि पर निर्भर करता है कैसा आपके यहाँ पर पर्व मनाए जाते हैं। जैसे कि पंजाब के अंदर बैसाखी। अब आपको पूछा जाए बैसाखी कहाँ की फेमस है, तो पंजाब की। बिहू। बिहू आपका क्या है असम में फेमस है। आपको पूछा जाए बिहू का संबंध है किससे, असम से। दक्षिण भारत में पोंगल। पोंगल मनाया जाता है दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में मकर संक्रांति आप लोगों को पता ही होगा। और होली फसल कटाई से जुड़े हुए, यानी कि होली पर कटाई की जाती है फसलों की। इस प्रकार से ये कुछ ना कुछ मौसम और आपके क्या है कृषि भी के इस प्रकार से संस्कृति से जुड़े होते हैं। इसके बारे में अपन ने यहाँ पर अध्ययन किया। फिर आपके भौगोलिक विविधता। भौगोलिक विविधता का मतलब ये हुआ भौगोलिक दृष्टि से क्या है विविधता, यानी अलग अलग जगहों की अलग अलग विशेषताएं रहती हैं। देखो भाई तटीय क्षेत्रों में भटियाली संगीत जो क्या है नाव चलाने की लहरों पर तथा पहाड़ी क्षेत्रों पर घोड़ा और न्योली जैसे लोकगीतों का जन्म हुआ। ये क्या है भौगोलिक विविधता, यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विशेषता रहती है। तटीय प्रदेशों की बात करें तो वहाँ पर क्या है भटियाली एक संगीत फेमस है जो क्या है नाव चलाने की लहरों पर, यानी जो लोग नाव चलाते हैं वो लोग क्या करते हैं यह गीत अपने गाते उस जगह का यह है। कहाँ पर है आपके तटीय प्रदेश, यानी कि ये जो आपके तटीय प्रदेश है वहाँ का यह क्या है एक संस्कृति है या गीत है। तथा पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें यहाँ पर क्या है पहाड़ है, वहाँ पर बात करें तो चौड़ा और न्योली क्या है चौड़ा व न्योली ये वहाँ पे फेमस है। क्या है वहाँ पर लोकगीतों का जन्म हुआ, यानी कि हर एक क्षेत्र के अंदर अलग अलग लोकगीत है। जैसे कि अपने राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर कई सारे लोकगीत है जैसे बिछुड़ा, ठीक है, पनियारी, ऐसे कई सारे अपने डोरो, अंगसिया, ऐसे कई सारे गीत अपने यहाँ के। ऐसे बिहू असम का है, ठीक है। ऐसे ये पहाड़ी क्षेत्रों के गीत हो गए न्योली वगैरह ये। इस प्रकार से हर एक क्षेत्र के अपने अपने अलग गीत है। तटीय प्रदेशों का अलग है, उत्तरी भारत के अलग है, पश्चिमी राजस्थान के अलग है। इस प्रकार से हर एक क्षेत्र की अलग अलग विशेषताएं रहती हैं। फिर आपके विविधता में एकता। क्या है विविधता में, यानी कि अलग अलग अपना देश है। अपने भारत की बात करें तो अलग अलग राज्य है, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग लोगों के पर्व है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग गाने हैं, अलग अलग उनके खाने का स्टाइल है, और अलग अलग उनके आभूषण है, अलग अलग उनके क्या है वेशभूषा है। लेकिन फिर भी भारत एक है, यानी कि विविधता में एकता वाला भारत है। ऐसी अपनी अलग अलग संस्कृति होने के बावजूद भी भारत क्या है एक है। विविधता में एकता वाला अपना भारत है। देखो क्या है विविधता में एकता। भारत में विभिन्न भाषाएं, यानी अलग अलग राज्यों की क्या अलग अलग भाषा है। जैसे अपना राजस्थान की बात करें, राजस्थान के अंदर भी कई सारी भाषा है। अपन लोग ज्यादातर मारवाड़ी भाषा बोलते हैं, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, और तमिल के अंदर अलग तमिल। इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा बोलने के बावजूद भी भारत क्या है एक देश है। देखो भौगोलिक अंतर, यानी कि अपने अलग क्षेत्र, अपने यहाँ की अलग जलवायु है। आप महाराष्ट्र में जाओगे तो अलग है, आप पूर्वी राज्यों में जाओगे वहाँ की जलवायु अलग है, वहाँ की वनस्पति अलग है, पश्चिमी राजस्थान की अलग है। इस प्रकार से अलग अलग क्या है भौगोलिक स्थिति है, फिर भी भारत क्या है एक है। देखो बावजूद पारिवारिक मूल्यों, अतिथि सत्कार और नैतिक आचरण में एकता पाई जाती है। यानी कि अपने यहाँ पर अतिथि देवो भव कहा जाता है। यानी भारत के अंदर जिस भी राज्य में अतिथि यानी मेहमान आते हैं उनको देव के बराबर यानी भगवान के बराबर दर्जा दिया गया है। चाहे आप किसी भी राज्य में जाओ, चाहे असम में जाओ, चाहे राजस्थान में जाओ, चाहे तमिलनाडु में जाओ, चाहे जम्मू कश्मीर में जाओ, सभी जगह पर क्या है एक समान संस्कृति अपने को नजर आती है। वो है क्या है सबका सम्मान करना, या फिर मेहमानों को भगवान के बराबर दर्जा देना। ये अपन अलग अलग भाषा के आधार पर, अपने क्षेत्र के आधार पर, भौगोलिक स्थिति के आधार पर विविधता है, लेकिन फिर भी भारत क्या है विविधता में एकता वाला देश है। फिर है प्राकृतिक पूजा, यानी कि अपने यहाँ पर प्रकृति को पूजा गया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पेड़ों को पूजा गया है। अपने यहाँ पर क्या है पेड़ों को पूजा गया है। और इसी के साथ साथ आपने देखा होगा कई सारे अपने जानवरों की पूजा की जाती है, ताकि क्या उनको नुकसान न पहुंचाए। अपने जो पूर्वज थे उन लोगों ने क्या किया, सभी को संस्कृति के जोड़ के रखा संस्कृति से। जैसे कि उनको पता था आने वाले समय में इनको नुकसान पहुंचा जाएगा, चाहे जानवर हो,
चाहे पेड़ पौधे हो, इनको क्या किया, संस्कृति से जोड़ा गया। अपन कहते हैं कि गाय को नहीं मारना चाहिए या गाय को पत्थर वगैरह नहीं मारने चाहिए, क्यों? क्योंकि उसके अंदर 36 करोड़ देवी देवता है। ठीक है, इस प्रकार से अपन अलग अलग अपन ने क्या किया, भगवान के साथ या फिर पशुओं को भगवान के साथ जोड़ दिया। जैसे पेड़ पौधों को जोड़ दिया, जैसे पीपल है, पीपल को अपने कह दिया इसको काटना नहीं है। जैसे नीम हो गया, नीम को नहीं काटना, तुलसी को नहीं काटना, बरगद को नहीं काटना। इस प्रकार से अपन ने क्या किया, सभी को किसी न किसी प्रकार से क्या कर दिया, जोड़ दिया, जिससे क्या इनका रक्षा की जा सके, इनका बचाव किया जा सके। देखो, पूजा और अस्तित्व, अस्तित्व, नदियां, यानी कि नदियां को अपन ने क्या किया, बढ़िया दर्जा दे रखा। जैसे कि गंगा की बात करें, गंगा नदी की अपन बात करें तो क्या है, गंगा नदी एक अपने यहाँ पर गाना भी चलता है, क्या है, कहते हैं मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना तो ना मानो तो बहता पानी। यानी कि आप मानते हो तो गंगा आपकी क्या है, माँ के बराबर है। माँ का दर्जा अपन ने दिया किसको, गंगा नदी को, गंगा नदी। ठीक है, क्या, क्यों? क्योंकि अपन ने इनको किसी ना किसी प्रकार से जोड़ा है ताकि इनका क्या है, बचाव हो सके। पर्वत, कई सारे पर्वत होते हैं, जैसे हिमालय, क्या है, हिमालय अपने से कहते हैं ये क्या है, हमारे पर्वतों का राजा है। क्या है, पर्वतों का राजा, का राजा किसे कहते हैं, हिमालय को, पर्वतों का राजा। बरगद, तुलसी, तुलसी का अपन क्या करते हैं, हिंदू धर्म के अंदर इसका बहुत ही महत्व है। आप लोगों ने देखा होगा तुलसी का, यहाँ तक कि अपने हिंदुओं के अंदर तुलसी की शादी भी करवाई जाती है। तुलसी घर के अंदर रखना बहुत शुभ माना जाता है। पशु पक्षी, यानी कि पशु पक्षियों को अपन ने पूजा है, जैसे गाय है, ठीक है, बैल है, इन सब की अपन पूजा करते हैं। पक्षी भी है, मोर वगैरह हो गए, इनकी अपन पूजा करते हैं। ये सारे क्या पूजनीय है, और इनसे संबंधित कई सारे ऐसे पर्व भी आते हैं जिस समय अपन इनकी पूजा करते हैं। जैसे कि नाग पंचमी, नाग पंचमी आती है, अपन क्या करते हैं, नाग की पूजा करते हैं, सांप की पूजा करते हैं। गोवर्धन पूजा, यानी कि यहाँ पर गाय के जो बछड़े होते हैं उनकी पूजा की जाती है। वट वृक्ष, यानी वट सावित्री इसके प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी कि ऐसे सावित्री माता की पूजा करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा होगा ये सारे अपनी संस्कृति के भाग रहे हैं, और इन सब का अलग अलग अपने महीने के अंदर अलग अलग पर्व पर इनका क्या किया जाता है, पूजन किया जाता है। और इन सब को किसी भी करके, कैसे भी करके क्या है, संस्कृति से जोड़ा गया है ताकि इनको कोई नुकसान ना पहुंचाए। देखो भाई, वापिस बता रहा हूँ, विविधता में एकता का मतलब क्या हुआ, अपने यहाँ पर भाषा अलग है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग क्षेत्र है, फिर भी भारत क्या एक है। दूसरा अपन बात करें कि क्या है, प्राकृतिक पूजा और अस्तित्व, यानी नदियाँ, पर्वत, अपने वनस्पति, पेड़, पशु पक्षी, इन सब को क्या है, अपन ने जोड़ के रखा है और इनकी पूजा की, जिससे इनका क्या हो जाए, संरक्षण किया जा सके। अब आगे फिर आपके हैं धर्म और अध्यात्मक, जैसे मांडना। ये आपने राजस्थान के अंदर कई सारे शब्द सुना होगा। मांडना का मतलब होता है चित्र उकेरना या डिजाइन करना। आप लोगों ने देखा होगा अपने जो पुराने घर बने होते थे गाँव में, वहाँ पर क्या है, इसको ऐसे डिजाइन करके बनाते थे। क्या करते थे, अलग अलग डिजाइनों से इसको यहाँ पर करते थे, फिर वहाँ पर कुछ ना कुछ चित्र बनाते थे। ठीक है, पशुओं का वगैरह ये सब करके नहीं चित्र बनाते, अलग अलग उनको क्या है, डिजाइन करके ऐसे बनाया जाता था। तो अपन क्या कहते थे, मांडना कहते, ऐसे झोपड़िया वगैरह बना के कुछ ना कुछ बनाते थे, उसको अपन क्या कहते थे, मांडना। फिर क्या है, फड़ वाचन, फड़ की बात करें पाबू जी की, देवनारायण जी की, क्या है पाबू जी की फड़, देवनारायण जी की फड़, देव नारायण जी की फड़, की फड़, ये सारे क्या है, फड़ चित्रकला से संबंधित है। यानी फड़ आप राजस्थान के अंदर अपन पढ़ेंगे, फड़ों का अपने आगे फोटो भी बता देंगे आपको। फिर है पंडवाणी, फिर तमाशा, तमाशा आपके ये राजस्थान की बात करें तो भरतपुर जयपुर में होता है। और यात्रा में रामायण महाभारत और लोक देवताओं, जैसे रामदेव जी, बाबू जी, तेजा जी की लोक कथाएं होती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा तेजा जी महाराज की कहानियाँ कहीं साथ सुनी होगी, बाबू जी की सुनी होगी, और आपके रामदेव जी महाराज की सुनी होगी। ये सारे अपने क्या लोक देवता है। ठीक है, लोक देवता कह दो या लोक संस्कृति का भाग है। मतलब इसका मतलब ये हुआ, लोक का मतलब नोकल, जहाँ पर आप लोग रहते हो। ग्रामीण परिवेश में जिस भगवान की पूजा या जिस लोक देवता की पूजा की जाती है, उससे अपन लोक देवता का दर्जा देते हैं, यानी कि उस क्षेत्र के अंदर उसकी पूजा की जाती है। जैसे कि अपन बात करें बाड़मेर के क्षेत्र की, तो बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर रामदेव जी का ज़्यादा महत्व है, इसलिए अपने इस क्षेत्र के लोक देवता कौन हो गए, रामदेव जी महाराज हो गए। सुनो, फिर व्यावसायिक निपुणता,
कुम्हारों की टेराकोटा कला, बुनकरों की हस्तशिल्प परंपरा इसमें शामिल है। यह संस्कृति अत्यंत गतिशील और सकारात्मक है। क्या है? कुम्हारों की टेराकोटा कला, बुनकरों की हस्तशिल्प यानी हाथों से बनने वाली चीजें में शामिल। यह संस्कृति अत्यंत गतिशील और सकारात्मक है। यानी कि कैसी है? पूरी संस्कृति अपने सकारात्मक है। ये पूरी अपन जो बात करें, ये इकाई इकाई एक की बात करें, के बाद में इकाई 2 और उसके बाद में इकाई 3, टोटल इकाई अपने कितनी है इस सब्जेक्ट में? 3 है। फिर आपके आगे इकाई 2, अपने इकाई ये कौन सी है? 2। एक की अपन ने बात कर दी, ये दूसरी इकाई कौन सी है? 2। इकाई 2 की बात करें। मांडना, मैंने अभी आपको बात की थी। मांडना का मतलब क्या होता है? किसी चीज को वहां पर दीवारों पर बनाना, पेंटिंग करना, जैसे कि ये पड़ा, ठीक है। मांडना यानी कि अपन क्या करेंगे? इसको कुछ ना कुछ डिजाइन करेंगे, यानी बना रहे, दीवार पर किसी चीज को बना रहे हो, क्या कहलाता है? मांडना कहलाता है। देखो राजस्थान, अपने राजस्थान के हड़ौती और एमपी में गेरू यानी लाल मिट्टी और खड़िया सफेद चूना से आंगन में बनाई जाने वाली कला। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा राजस्थान और एमपी के अंदर घरों के बाहर जो क्या हो जाता है, जो दीवारें होती है उसके ऊपर क्या है? वाइट चूने से, या खड़िया कह दो, खड़ी जिसे कह खड्डी, ठीक है, उससे क्या है? कलर करके वहां पर अपन लोग क्या करते हैं? चित्र बनाते हैं। उससे क्या कहलाता है? मांडना कहलाता है। आप लोगों ने देखा होगा रेड टाइप का कलर होता है, ठीक है, ऐसे करके यूं बनाते हैं, ठीक है, ऐसे करके यूं डिजाइन करते हैं इसको, रेड और वाइट कलर के अंदर क्या करते हैं? इसको डिजाइन करते, उसके अंदर अलग अलग कलर भी डालते, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कोई ना कुछ क्या करेंगे? आकृति बनाएंगे, ठीक है, ऐसे करके यूं ये आकृतियाँ जो बनाई जाती है इस प्रकार से, ये क्या कहलाता है? मांडना कहलाता है। क्या कहलाता है? मांडना। मांडना का मतलब होता है चित्र बनाना, जो दीवारों के आगे बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं इसमें क्या है? मोर, जल कमल, पगलियाँ उकेरी जाती है। यानी कि इसके अंदर क्या? मोर के चित्र हो गए, जल कमल हो गया यानी कमल का फूल हो गया, पगलियाँ यानी कि रामदेव जी के पगली वगैरह आपने देखे होंगे। ये सारे क्या है? इसमें मांडना के ही भाग है। तो क्या कहते हैं अपन? मांडना कहते हैं। फिर अपन बात करें गोदना। इसका मतलब होता है गोदना, यानी कि अपन क्या कहते हैं? हाथों पर नाम लिखवाते, चित्र बनवाते, टैटू जो बनाते, उसको कहते हैं गोदना। ये आपके आदिवासी समाज में ज्यादा प्रचलित है। आदिवासी महिलाएं क्या करती? अपने इधर इधर सर पे हो गया, अपने हाथ पे हो गया, नस पर, इधर अपने गले के ऊपर हो गया, इधर यहाँ पर ये लोग क्या करते? टैटू बनाते, इससे क्या कहते हैं? गोंदना कहते हैं। देखो शरीर पर सुई, यानी कि यहाँ पर क्या तीखी एक सुई होती है, उसके अंदर परमानेंट कलर यानी कि स्थायी कलर होता है, उसको भरा जाता है। फिर उसको क्या? शरीर की चमड़ी को डिजाइन किया जाता है, गोंदते यानी खड्डे करते, या कि उसको छेद करके चित्र बनाया जाता है। प्राकृतिक रंगों यानी कि मजबूत होते हैं, उड़ते नहीं। फिर उकेरी जाने वाली जनजातीय कला, यानी कि ज्यादातर ये आदिवासी महिलाएं यहाँ पर अपना ये जो सुई के माध्यम से गोदना स्टार्ट करवाती है, इसे कहते हैं गोदना। फिर जैसे बेंगा, गौंड और संताल, ये आपकी क्या है? जनजातियां है। छत्तीसगढ़ की गोदना रहित महिलाएं इसमें निपुण है, यानी कि छत्तीसगढ़ की महिला इसके अंदर निपुण है। इसके अंदर होता है क्या? डिजाइन की जाती है, यानी टैटू बनाए जाते हैं। विशेषकर आदिवासी महिलाओं में ये परंपरा ज्यादा प्रचलित है। संताल वगैरह ये जनजातियां इसमें ज्यादा रुचि रखती है। और ये आपके मांडना समझ में आया होगा, यानी कि घर के बाहर जो चित्र बनाते हैं, जैसे सांझी भी कहते हैं, ऐसे चित्र को क्या कहते हैं? गोदना कहते हैं। फिर आपकी कठपुतली। आप लोगों ने देखा होगा जयपुर हो गया, उदयपुर, इनकी कठपुतलियां फेमस है। यहाँ पर जो भाट जाति के या नट जाति के लोग होते हैं, ये कठपुतली का कार्य करते। ये क्या? लकड़ी से बनी होती है, लकड़ी से कठपुतली बनाते। फिर धागों से ये क्या? अपने हाथों में कंट्रोलिंग होता है इसके। फिर ये दो अपने हाथों के अंदर इसके क्या होते हैं? धागे होते हैं। और जो इसके कलाकार होते, जो क्या करते? अपने इसके रस्सी से या धागों से बांध देते कठपुतली को, और फिर अपने सर पर इससे ऊपर नीचे करते रहते। आप लोगों ने देखा होगा, अपन कई बार कहते हैं, अपन कहते तो इसकी कठपुतली है। कठपुतली मतलब का मतलब होता है तो इसके इशारों पर नाच रहा है, या इशारों पर इसके बात कर रहा है, यानी कि क्या? वो आपको नचा रहा है, जैसे आप नाच रहे हो। कठपुतली को ऐसे होता है, जैसे आप चाहो वैसे डांस करवा दे। तो आप लोग क्या करते हैं? इसको ऊपर नीचे करते हैं, ऐसे ये लोग कठपुतलियां क्या करती है? डांस करती है। देखो क्या है कठपुतली? राजस्थान का भट्ट समुदाय, यानी भट्ट जो जाति के लोग हैं, ये क्या है? भट्ट, भट्ट समुदाय, समुदाय क्या करते हैं? कठपुतली बनाते हैं बेटा, सुनो।
काठ व कपड़ों की कठपुतली से अमर सिंह राठौड़ की वार्ता प्रस्तुत करता है। यानी कि अमर सिंह राठौड़ की एक यहाँ पर वार्ता शुरू की जाती है। ये कठपुतली क्या है? काठ या लकड़ी की बनी होती है। किससे? लकड़ी से ये बनाई जाती है। देवीलाल सांबर, ये याद रखना भाई, देवीलाल, देवी लाल, देवीलाल सांबर, सांबर। ये क्या है? भारतीय लोक कला उदयपुर मंडल उदयपुर ने वैश्विक पहचान दी। यानी कि इन्होंने यहाँ पर अच्छे कार्य किए, इसको इनको वैश्विक पहचान मिली। किसको? देवीलाल सामर को। किस क्षेत्र में? कठपुतली में। किसमें? कठपुतली में, कठपुतली में। ये आपके जयपुर और उदयपुर साइड की कठपुतलियाँ फेमस है। फिर टेराकोटा, ये भी आपके कहाँ है? राजस्थान से संबंधित है। कठपुतली भी आपके राजस्थान से संबंधित है। ये आपके राजस्थान के राजसमंद से संबंधित है। किसकी बात हो रही है? टेराकोटा, यानी मोलेला। मोलेला गांव की फेमस है। कौन सा गांव? मोलेला। कहाँ पर है? राजसमंद। राजसमंद कहाँ है? राजस्थान। पका कर बनाई गई मिट्टी की पट्टिका के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर इसको क्या? जीआई टैग भी है। क्या है? यहाँ पर मिट्टी को पकाया जाता है। क्या करते हैं? अपने मिट्टी को पका कर फिर क्या बनाया जाता है? पट्टिका बनाई जाती है। फिर उसके बाद में इसको डिजाइन किया जाता है। पद्मश्री मोहनलाल कुमार इसके प्रसिद्ध कलाकार है। देखो भाई, यहाँ से प्रश्न बनेगा कि मोहनलाल कुमार का संबंध किससे है? तो आप बताओगे कि क्या? टेराकोटा से। टेराकोटा कहाँ की फेमस है? मोलेला गांव, राजसमंद की फेमस है। इन्हें क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। ये तो अपने आपको ऐसा पूछा जाएगा टेराकोटा किससे बनती है? तो ये मिट्टी को पकाकर बनाया जाता है, इसकी पट्टिकाएं होती है, जीआई टैग प्राप्त है। ये सारी चीजें 4-5 प्रश्न इसके बनते हैं। आपको समझ में आया होगा। एक आपके क्या है? कठपुतली, जो कि क्या है? ऐसी दिखती है। देखो इसके यहाँ पर धागे, क्या है? धागे। फिर यहाँ पर हाथ के माध्यम से इसको क्या है? डांस करवाया जाएगा, इसको घुमाया जाएगा। फिर बात करते कलमकारी। ये चित्र कलमकारी का किसका है? कलमकारी, कलमकारी, ऐसी होती कलमकारी। देख सकते हो आप। देखो क्या है? आंध्र प्रदेश की फेमस, कहाँ की? आंध्र प्रदेश की हस्त कला है, यानी हाथों से निर्मित कला है। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। बांस की कलम, किसकी कलम? बांस की कलम और सब्जियों के रंगों से सूती कपड़े पर चित्रकारी की जाती है। क्या है भाई? सुनो, बांस की कलम और सब्जियों के रंगों से सूती कपड़े पर, यानी सूती कपड़ा लिया जाता है और इसके ऊपर डिजाइन की जाती है और ये चित्र बनाया जाता है। ये आपके कलमकारी का एक चित्र है। श्री कालहस्ती व मछलीपट्टनम इसके कहीं ऐसे और भी उदाहरण है। फिर वारली, क्या है? वारली, वारली क्या? सुनो, ये महाराष्ट्र की संबंधित है। किससे? महाराष्ट्र। आपके आगे प्रश्न दे रखे हैं, उसमें ध्यान रखोगे आप। वारली कहाँ की है? महाराष्ट्र की। प्रश्न आएंगे। ठाणे और पालघर के आदिवासियों द्वारा, हाँ भाई, किसकी है? आदिवासियों की है, आदिवासी लोगों की है, आदिवासी। और के द्वारा गेरू की दीवार पर चावल के गोल से बनाई जाती है, यानी चावल का लेप किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में इसको बनाया जाता है। जीवा, क्या भाई? ये प्रश्न आएगा आपके। क्या है? जीवा, सोमा, मसे। आपको प्रश्न पूछा जाएगा जीवा सोमा मसे का संबंध किससे है? तो आप बताओगे वारली से। किससे? वारली। वारली कहाँ की? ठाणे, महाराष्ट्र की फेमस है और ये आदिवासी लोगों में प्रचलित है। और इसके प्रमुख कलाकार कौन है भाई? कलाकार कौन है भाई? जीवा सोमा मसे, ये एक ही नाम है। फिर आपके विवरण, एमपी और गुजरात के भील और राठवा जनजातियों द्वारा दीवारों पर बनाई जाने वाली पवित्र चित्रकला, इसमें पिथौरा देव और घोड़ों के चित्र मुख्य होते हैं। यानी क्या है? पिथौरा देव और घोड़े के चित्र महत्वपूर्ण होते हैं। ये पड़ा इसका चित्र, ऐसे चित्र ये बनते, इसे अपन क्या कहते हैं? पिथौरा कला। ये अपने क्या है? पिथौरा कला, पिथौरा कला या चित्रकला कह दो, चित्रकला। ये पिथौरा का फोटो है, ऐसे दिखता है पिथौरा। इसके अंदर क्या कौन सी जाति है? एमपी की है। ये कैसे? एमपी और गुजरात। क्या है? एमपी और कहाँ की है? जी जी, गुजरात की। भील कौन सी जातियां है? एक तो है भील, और कौन सी है? राठवा जनजातियों के द्वारा किया जाता है, जनजातियों द्वारा किया जाता है। ये क्या है? चावल का लेप बनाया जाता है इसमें। और हाँ देखो क्या है? जनजातियों द्वारा दीवारों पर बनाई जाती है पवित्र चित्रकला है।
पिथौरा देव किसके चित्र होते हैं? पिथौरा देव के होते हैं। और इसके साथ साथ किसके होंगे? घोड़े के भी चित्र यहाँ पर बनाए जाते हैं। पिथौरा देव और घोड़े के चित्र बनाए जाते हैं। कलाकार की बात करें, चित्र बनाने वाले पारंपरिक कलाकारों को लखारा, ये रा है, ठीक है, लखारा लखारा कहा जाता है। भूरीबाई और पेमा फत्या इसके प्रसिद्ध कलाकार है। कौन है? भूरीबाई और पेमा फत्या। कौन है? भूरीबाई भूरीबाई और कौन है? पेमा फत्या। और ये क्या है भाई? लखारा कहते हैं। कौन सी? लखारा। जो इसके चित्रकार होते हैं ना, उनको क्या कहलाता है? लखारा कहलाता है। लखारा आया समझ में? क्या है? पिथौरा चित्रकला पिथौरा देव से संबंधित। और यहाँ पर पिथौरा देव और घोड़े के चित्र बनाए जाते हैं। और ये एमपी और गुजरात के अंदर फेमस है। और भील और राठ के जनजातियों के द्वारा बनाए जाते हैं। इसके प्रमुख कलाकारों की बात करें तो भूरीबाई और पेमा फत्या है। और ये आपके गुजरात और एमपी के अंदर फेमस है। आया समझ में? ये कौन सी कला थी? पिथौरा चित्रकला। फिर आपके फड़ फड़ चित्रकला की बात करते हैं। और गौण चित्रकला क्या है? देखो भाई, फड़ चित्रकला, फड़ आपके शाहपुरा भीलवाड़ा की है। यानी कि शाहपुरा भीलवाड़ा अपने कहाँ है? राजस्थान में। शाहपुरा की ये है। ये आपके क्या है? देखो भाई, भीलवाड़ा शाहपुरा की है। जोशी परिवार। आपको पूछा जाएगा कि फड़ चित्रकला का संबंध है किस परिवार से? तो जोशी परिवार से। कहाँ की है? तो आप बताओगे शाहपुरा भीलवाड़ा की है। इसके अंदर होता क्या है? कपड़े, यानी कि रेजी का कपड़ा होता है। यानी कि एक सिल्क जैसा, यानी कि पतला कपड़ा होता है, चिकना एकदम। कपड़े यानी रेजी के कपड़े पर पाबूजी और देवनारायण जी की गाथा उकेरी जाती है। यानी कि अपने एक लोक देवता हुए पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ राठौड़ और वे एक देवनारायण जी, देव नारायण जी। पाबूजी आपके कोडुमंड के थे, देवनारायण जी आपके आसीन भीलवाड़ा के थे। हाँ, इनकी जो तीन लोक कथाओं को, क्या है? लोक कथाओं को, इनकी जो गाथा ही थी, गाथा कह दो, लोक कथा कह दो, गाथा, गाथा को उकेरा जाता है। कहाँ पर? फड़ चित्रकला में। फड़ चित्रकला में। देखो, कहाँ की है? जोशी परिवार की है। श्रीनाथ, ये पड़ा श्रीलाल जोशी इसके फेमस चित्रकार है। और ये भीलवाड़ा शाहपुरा की है। देखो, भोपा भोपी रावण हत्या पर वाचन करते हैं। यानी कि ये फड़ चित्रकला, ये फड़ चित्रकला, ये क्या है? फड़ है, ठीक है। फड़ वाचन का काम किसका होता है? भोपा और भोपी का। कौन करेगा? भोपा करेगा। भोपा और भोपी कौन कर रहा है? भोपा और भोपी। इसका क्या है? वाचन, यानी बोलेंगे। फड़ को पूरा वाचा जाता है। और एक यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि फड़ वाचन के दौरान किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आप याद रखोगे रावण अत्ता। क्या है? रावण 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 अत्ता। ये क्या है? वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र क्या होता है? वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र का मतलब होता है कि इसको, ये आपके क्या है? एक सामान्य लोकगीतों के साथ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि झांझर हो गया, अपने झांझर है, वीणा है, ठीक है, रावणत्था है, अलगोचा है, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं? वाद्य यंत्र। उसके अंदर इसके किसका प्रयोग किया जाता है? रावणत्था का। अब सुनो, आपको पूछा जाएगा श्रीलाल जोशी का संबंध किससे? क्या है? श्रीलाल जोशी किससे संबंधित है? फट चित्रकला से संबंधित है। शाहपुरा भीलवाड़ा की ये है फेमस। और इसके अंदर क्या है? पार्वती देवी मुख्य है। यानी इसके अंदर मुख्य कौन है? पार्वती देवी। और शिला जोशी इसके क्या है? मुख्य। शिला जोशी और पार्वती देवी कौन है? पार्वती देवी। आए समझ में? फिर अपन बात करते हैं गौण चित्रकला। ये एमपी और छत्तीसगढ़ के गौण समुदाय की द्वारा महीन रेखाओं और बिंदुओं से प्रगति और कथाओं का अंकन किया जाता है। यानी क्या है? एक एक महीन रेखाओं और बिंदु से प्रगति की कथाओं का अंकन किया जाता है। जनगण सिंह, श्याम सुंदर, श्याम प्रमुख इसके कलाकार है। कौन है भाई? जनगण सिंह, श्याम प्रमुख इसके क्या है? प्रमुख कलाकार है। किसकी बात करें? गौण चित्रकला की बात करें, एमपी और छत्तीसगढ़ की फेमस है, जो कि गौण समुदाय के द्वारा की जाती है। आया समझ में? फट चित्रकला का याद रखोगे। फट चित्र शाहपुरा भीलवाड़ा की है। और यहाँ पर श्रीलाल जोशी यहाँ के प्रमुख कलाकार है। और यहाँ पर क्या होता है? तो देवनारायण जी और बाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है, भोपा भोपी द्वारा किया जाता है। और राणोत्या आदि यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फिर बात करें अपन मधुबनी। क्या है? मधुबनी। इसका और नाम क्या है? मिथिला। मिथिला चित्रकला।
चित्र मिथिला चित्रकला। देखो बिहार के मिथिला क्षेत्र की है, कहाँ की है, बिहार की, कहाँ की है, बिहार, बिहार। मिथिला क्षेत्र मधुबनी दरभंगा की प्रसिद्ध लोक चित्रकला यह महिलाओं द्वारा मिट्टी की दीवारों पर प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती है। यानी कि यह भी आपके मानना की जैसी होती है, जैसे मिट्टी की दीवार के ऊपर प्राकृतिक रंग यानी अलग अलग डिजाइन के रंग डाले जाते हैं। यानी कि ये फोटो आप देख सकते हो, इसकी एक ऐसा सुंदर, बहुत ही सुंदर चित्र है जिसको इस टाइप से बनाया जाता है। किसको, मधुबनी या मिथिला, ये मधुबनी या मिथिला का चित्र इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, अलग अलग प्राकृतिक रंग वगैरह डाल के सुंदर सा चित्र दीवार के ऊपर बनाया जाता है, महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है। आया समझ में? देखो क्या है, महिलाओं द्वारा मिट्टी की दीवारों पर प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती है। वैसे वो कलाकार की बात करें, राम एंड प्रसंग, देवी देवता, प्राकृतिक तत्व, माँ सुंदरी देवी, सीता देवी और बोआ देवी इसके प्रमुख वैश्विक ख्याति प्राप्त कलाकार है। देखो भाई इसका अंदर होता क्या, एक रामायण पर बात हो रखी है, देवी देवताओं की बात होती है, प्राकृतिक तत्वों की बात होती है। और प्रमुख कलाकारों की बात करें तो माँ सुंदरी देवी, सीता देवी, बोआ देवी, ये क्या है, प्रमुख कलाकार हैं। आया समझ में? मधुबनी या मिथिला बिहार की है, मिथिला क्षेत्र की है, आदिवासी अपने सॉरी महिलाओं के द्वारा क्या है, दीवारों पर डिजाइन की जाती है, चित्र बनाए जाते हैं। ये क्या है, मिथिला की विशेषता है। और इसकी बात करें तो इसके रामायण की बात होती है, देवी देवताओं की बात होती है, प्राकृतिक तत्वों की बात होती है। प्रमुख कलाकारों की बात करें तो राज सुंदरी देवी, सीता देवी और बोआ देवी इसके प्रमुख कलाकार है। फिर आपके है क्या है, बिहू, क्या है, बिहू, ये पक्का प्रश्न आपके आएगा। बिहू, बिहू क्या है, बिहू, एक सेकेंड, क्या है बिहू, बी, बिहू आपके कहाँ का है, असम का है, असम। ये आप लोग देख सकते हो किस प्रकार से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। महिला पूरी तैयार होती है, पीछे ये बजाने वाले भी बैठे और महिला क्या करिए, डांस करिए। ये आपके क्या है, बिहू है। कहाँ का फेमस है, असम का फेमस है, कहाँ का, असम। ठीक है, ये पक्का प्रश्न में आएगा। क्या है, असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो कि वैशाख, वैशाख के महीने में होता है। कौन से महीने में, वैशाख। फिर क्या है, बोहांग, बोहांग का क्या मतलब हुआ भाई, अप्रैल, अप्रैल का महीना अपना, वहाँ पर बोहांग कहते हैं, अपन लोग इसको अप्रैल कह सकते हैं। 14 या 15 अप्रैल के आसपास ये मनाया जाता है। नव वर्ष व फसल की आगमन की खुशी पे पेंपा व ढोल की सामूहिक रूप से बजाया जाता है। देखो क्या है, ढोल के माध्यम से बजाया जाता है, ढोल बजाए जाते हैं यहाँ पर, है ढोल बजाए जाते हैं। देखो ये नृत्य नव वर्ष यानी कि नई वर्ष या फसल की आगमन की खुशी, यानी राजी लोग होते हैं, वहाँ पर फसल बढ़िया होती है, लोग राजी होते हैं, तो वहाँ पर बिहू क्या करते हैं, लोग नृत्य बजाया किया जाता है और असम का ही फेमस है। फिर बंदिशिया, ये बिहार का है, बंदिशिया कहाँ का है, बिहार का। बिहू आपके असम का है, बंदिशिया आपके बिहार का है। बंदिशिया बिहार का है, ये भोजपुरी क्षेत्र का है। इसका है, भोजपुरी क्षेत्र का नाट्य रूप है। भिखारी ठाकुर भोजपुरी ये शेक्सपियर कहलाते हैं। देखो भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूछा जाएगा भोजपुरी के शेक्सपियर, शेक्सपियर किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, भिखारी ठाकुर को द्वारा रची, जिसे परदेश गए पतियों की विरह कथा प्रस्तुत की जाती है। अभी क्या है, विदेशिया, विदेशिया का मतलब होता है विदेशिया, यानी विदेश में गया हुआ पति है, पत्नियां उनको याद करती है, याद करने के लिए गीत गाती है, इसको क्या कहते हैं, अपने विदेशिया कहते हैं। और भिखारी ठाकुर इसके प्रमुख कलाकार रहे, इसको विद्या अपने इसका भोजपुरी के शेक्सपियर के रूप में जाना जाता है। आया समझ में? देखो वापस बता रहा हूँ, बिहू असम का है, ये आपके वैशाख के महीने में किया जाता है, यानी कि अप्रैल के आसपास किया जाता है। और ये आपकी नई नव वर्ष या फसल की खटाई में या राजी होने की खुशी में ये किया जाता है। फिर विदेशिया की बात करें तो ये आपके बिहार का है, बिहार यानी कि भोजपुरी क्षेत्र का है। और ये भिखारी ठाकुर यहाँ के फेमस फेमस कहते रचेता थे, और इनके जैसे भोजपुर के शेक्सपियर इनको कहते हैं। और इनमें क्या होता है, परदेश गए पतियों को याद किया जाता है। फिर आपके ये फेमस है, आपने देखा होगा, गरबा और घूमर, ये सबको पता है, मेरे से भी ज़्यादा आपको आता है। इसके बारे में, गरबा, ये आपके क्या है, गरबा, गरबा कई सारे गरबे आपने किए होंगे, खेले होंगे। घूमर, घूमर आपने खूब सारा खेला होगा या किया होगा, घूमर और गरबा। देखो भाई इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जितको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी बता देते। देखो
गुजरात का लोक नृत्य जो कि नवरात्रि में गरबा दीपक युक्त छिंद्रित घड़े के चारों ओर किया जाता है। यानी कि क्या हुआ सर, वापस बताओ, समझ में नहीं आया। यानी गरबा गा से गुजरात कहाँ का है, गुजरात का है। क्या है, लोक नृत्य। कब किया जाता है, अब सभी को पता है, नवरात्रा में किया जाता है, माँ दुर्गा की याद में या फिर दुर्गा को खुश करने के लिए किया जाता है, दुर्गा माता। ठीक है, गरबा दीप ये क्या होता है सर, ये यूं होता है, एक यूं होता है मटकी, मटकी के अंदर ये लोग क्या करते हैं, दीपक लगा देते हैं। ठीक है, और इसको रखते हैं बीच में। ये मान लो बीच में, जैसे कि इसका जो बीच में होगा वहां पर रखेंगे। फिर इसके क्या है, चारों साइड में क्या करते हैं, पुरुष और महिलाएं क्या करती है, नृत्य करती है। उसे कहते हैं अपन गरबा। कहाँ का फेमस है, गुजरात का फेमस है। आजकल अपने यहाँ पर भी खूब होता है। किसकी बात कर रहे हैं अपन, गरबा की। अब अपन बात करेंगे घूमर। घूमर घूमर सबको पता है, क्या है, राजस्थान का राज्य नृत्य है। यहाँ पर महिलाएं क्या करती है, साथ में मिलकर घूमर खेलती है। और इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो, राजपूती पोशाक पहनती है, फिर गोल गोल चकड़े में घूमती है, इसे अपन घूमर कहते हैं। देखो, ये राजस्थान का राज्य नृत्य या सिरमौर है। आपको पूछा जाएगा राजस्थान का सिरमौर या राज्य नृत्य किसे कहते हैं, तो घूमर को कहते हैं। मूलतः भील जनजातियों द्वारा सरस्वती पूजा हेतु आरंभ, इसके बाद राजपूत राजघरानों में ने अपनाया। शुरुआत इसकी भील जाति की लड़कियों के या बालिकाओं के द्वारा किया गया था। आज राजघराने में या फिर राजपूत राजघरानों में इसको बड़ी मान्यता प्राप्त है। आपने देखा होगा, अपने कोई भी बड़ा कोई घर के अंदर या फिर समाज के अंदर या स्कूल कॉलेज कहीं पर भी प्रोग्राम होता है, वहाँ पर घूमर के गाने पक्के बजाए जाते हैं। उसमें आपने देखा होगा घूमर किस प्रकार से महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, बहुत ही बढ़िया है। राजस्थान का सिरमौर कहते हैं, राजस्थान का राज्य नृत्य है। ये आप लोग देख सकते हो किस प्रकार से महिलाएं घूमर कर रही है। ये घूमर का चित्र है। और आप लोग देख सकते हो ये गुजरात का है गरबा। क्या है, डांडिया कह दो, गरबा कह दो। ये किस प्रकार से आराम से और बड़े मजे से ये लोग खेल रहे हैं। इस प्रकार से ये आराम से क्या कर रही है, घूमर अपने आनंद से खेल रही है। और वहाँ पर क्या है, घूमर आपके राजस्थान का राज्य नृत्य है या राजस्थान का सिरमौर कहते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, चकड़े, जिसे अपन सात अपने सवाई कह दो या सवाई कह दो। यहाँ पर क्या है, घूमते ही गोल घेरे के अंदर घूमते हैं। आगे अपन एक और बात करेंगे, भवई। भवई थोड़ा अलग है इसमें। ये आ गया आपके, ये सबको आता है भी, बल्ले बल्ले। आपने नाम सुना होगा, इसके चित्र देखते ही आपको पता चलेगा हो गया कि सर ये तो हमें आता है। क्या ये पंजाब का है, क्या है, भांगड़ा। क्या करते हैं अपन, बल्ले बल्ले करते हैं। अपने रोशन सिंह का ये फोटो दिखाई दे रहा है आपको, रोशन सिंह सोडी का। देखो भाई क्या है, हर समय वो रोशन सिंह करता रहता है। आपने देखा होगा तारक मेहता में, बल्ले 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 बल्ले, वो यही है। देखो भाई क्या है। पहले तो बात करें गिद्धा। क्या है गिद्धा, गिद्धा ये आपके कहाँ है, पंजाब का है। हाँ, कब किया जाता है, पंजाब की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। विवाह पर, तीज और फसल की कटाई पर तालियों और बोलियों गाते हुए किया जाता है और बड़े उल्लासपूर्ण करते। देखो क्या है, गिद्धा की बात करें, ये आपके पंजाब के अंदर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। महिलाओं, और महिलाएं क्या करती है, के अंदर तालियां बजाती है और गाने गाती है। बोलियां इनकी उनकी जो भाषा है या फिर बोली, उसके माध्यम से एक लोग प्रस्तुत करते हैं। और ये तीज हो गया या फसल की कटाई होने पर राज्य होते हैं या फिर विवाह के समय इनके द्वारा यह किया जाता है गिद्धा। अपने यहाँ पर घूमर होता है, वहाँ पर क्या होता है, गिद्धा। फिर आपके भांगड़ा। भांगड़ा भांगड़ा की बात करें तो पंजाब में पुरुषों के द्वारा वैसाखी पर ढोल की छाप पर बल्ले बल्ले के उद्घोष के साथ किया जाने वाला ऊर्जावान नृत्य है। यानी कि आप लोग जब भी देखो पंजाबी लोगों को, वो हमेशा कुछ भी चीज होते, राज्य होते, तो बल्ले बल्ले करते हैं, यानी खुश हो जाते हैं, मतलब एक्टिव हो जाते हैं। इतनी उनके अंदर ऊर्जा आ जाती है कि वो बैठे बैठे बल्ले 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 करते रहते हैं। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो कितना आदमी खुश नजर आ रहा है और बल्ले बल्ले कर रहा है। क्या करते हैं इनका, हाँ भाई क्या करते हैं, बल्ले बल्ले कहते हैं, बल्ले बल्ले। इनका क्या है, उद्घोष है, यानी कि इनका एक वाक्य है जिसको ये हमेशा कहते रहते बल्ले बल्ले। ये क्या है, भांगड़ा का है। भांगड़ा कहाँ का है, गुजरात का। पुरुषों के द्वारा किया जाता है, वैसाखी के समय किया जाता है। और ढोल की छाप, यहाँ पर क्या है, ढोल भी होता है इनके साथ में, ढोल भी होता है। ठीक है, ढोल को बजाया जाता है। ठीक है, ढोल को बजाते हैं और ये बल्ले बल्ले करते हैं। फिर आपके लावणी, भटियाली और बिहू की, तीनों की बात करते हैं। लावणी क्या है, ये महाराष्ट्र का लोकप्रिय लोक नृत्य और संगीत है। इसका महाराष्ट्र, MH महाराष्ट्र का है। क्या है, लावणी, जो कि ढोलक की छाप पर नौवारी साड़ी पहनने महिलाओं द्वारा
प्रस्तुत किया जाता है, यानी महिलाओं के द्वारा साड़ी पहनी हुई होती है और ये क्या करती, लावणी नृत्य करती, और ये महाराष्ट्र का फेमस है। फिर है भटियाली। इसकी बात करें, भटियाली आपके पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। कि माझियों या मछुओं द्वारा नाव चलाते समय गाया जाने वाला वीर व प्रकृति गीत है। देखो भटियाली की बात करें, भटियाली ये आपके क्या है, जब ये जो लोग मछुआरे होते हैं, क्या है मछुआरे, ये लोग क्या करते हैं, जब अपने मछलियां पकड़ने जाते हैं उस समय ये लोग क्या करते हैं, इस प्रकार के गाने गाते हैं या गीत गाते हैं। क्या है, पश्चिम बंगाल का बात हो रही है। और मछुआरों के द्वारा नाव चलाते हैं। नाव जब चलाते हैं ना, ये लोग नाव चलाते हैं उस समय ये करते, ये इस प्रकार से नाव को चलाते हैं। ये व्यक्ति बैठा है मान लो, ठीक है, इस प्रकार से ये नाव चलाता है, उस समय यह गाता है। नाव चलाते समय गाए जाने वाला विग्रह व प्राकृतिक का गीत है। फिर बिहू गीत। बिहू आपका असम का बिहू उत्सव पर गाए जाने वाले प्रेम और प्रकृति केंद्र लोकगीत है। ये कैसा है? बिहू असम, बिहू उत्सव ये आपके असम में फेमस है। बिहू गीत गाया जाता है बिहू उत्सव में, और ये प्रेम और प्राकृतिक केंद्रित लोकगीत है। फिर अपन बात करते हैं अल्लाह, अलाउद्दौल। आपने नाम सुना होगा अलाउद्दौल का। ये बुंदेलखंड के वीर थे। कहाँ के थे? बुंदेलखंड के वीर थे, और ये आपके परमवीर देव के क्या थे? सेनापति थे। ये जग जनिक द्वारा रचित, जिसमें अलाउद्दौल की 52 लड़ाइयों का वर्णन है। यानी कि कैसे थे? सैनिक थे, योग्य और खतरनाक सैनिक थे, और इन्होंने क्या किया? 52 लड़ाइयाँ लड़ी थी। 52 लड़ाइयों का नाम यहाँ पर वर्णन मिलता है। वर्षा ऋतु में गाया जाता है अल्लाह और उदल। ये आपके दो सेनापति है, उनके नाम पर पड़ा अल्लाह, आ ल अल्लाह। फिर है पनियारी। पनियारी आपको पता है? पनियारी आपने देखी होगी गांव के अंदर, अपने यहाँ पर खूब सारी होती है। ये आजकल दिखना बंद होगी, पहले दिखती थी। ये जैसे कि आप लोग देख रहे हो, महिला अपने सिर पर क्या रख रही है? मटकियाँ रख रही है। और कई बार क्या होते हैं, मटकियाँ 2-3 होते हैं, ऐसे कई सारे ज़्यादा मटकियाँ होती है, ठीक है, इनकी संख्या ज़्यादा भी होती है, क्योंकि अपने यहाँ पर पानी की कमी थी। तो ये पनियारी क्या करती थी? पानी लेने जाती थी। और राजस्थान के अंदर ऐसे कई सारे गीत भी है पनियारी, ठीक है। अब सुनो, ये पनियारी उसे कहते हैं जो महिलाएं क्या करती है, कुएं पर पानी लेने के लिए जाती थी और अपने सिर के ऊपर 2 से 3 घड़े रखती थी। राजस्थान का लोक नृत्य या गीत है जो कि जल के महत्व, कुएं से पानी भरने वाली जाने वाली महिलाओं के जीवन और पति प्रेम की संवेदना को दर्शाती है। यानी कि क्या है, यहाँ पर पनियारी के अंदर ये होता है कि महिलाएं अपने सिर पर 2 से 3 घड़े रखती थी, फिर कुएं पर जाती थी और उनको भर के अपने सिर पर रखती थी, और वहाँ पर गीत गाती थी। और ये अपने पति को भी याद करती थी, और ये प्रेमी गीत भी गाती थी। क्या है? कुएं से पानी भरने जाने वाली महिलाओं के जीवन और पति प्रेम, यानी पति के बीच में जो प्रेम है, उनके ये जो बातचीत करती थी, उसके दौरान ये बातचीत भी करती थी। और अपने सिर के ऊपर ही देख लो 2-3 घड़े पे देखो, इस प्रकार से महिलाएं आती जाती एक दूसरे से बातें भी करती थी, और अपने पति को भी याद कर रही थी, और पानी भी लेके आ रही थी। ये अपने राजस्थान के अंदर खूब ऐसा प्रचलन रहा था इनका। धीरे धीरे अब आधुनिक सुविधाओं की वजह से इनका जो प्रजाति है, या फिर कह दो आप लोग, ये जो पनिहरिया है जो दिखना बंद हो गई है। गाँव में आज भी थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी। फिर आपके तमाशा, ठीक है, तमाशा की बात करते हैं। तमाशा इस प्रकार से होता है, ये लोग देख सकते हो आप, इस प्रकार से ये तमाशा कर रहे हैं। ये तमाशा क्या है? एक नृत्य है। देखो महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का लोक रंगमंच, जिसमें संगीत, लावणी नृत्य और विदूषक का व्यंग होता है। क्या है? सभी चीज को मिलाकर यहाँ पर क्या किया जाता है? व्यंग किया जाता है। विदूषक क्या होता है? इसका मतलब मस्करा, मस्करा या मजाकिया। क्या है? मजाकिया, मजाकिया यानी कॉमेडी होती है यहाँ पर। मस्करा कह दो, मजाकिया अपन कहते हैं मस्करा है। मस्करा का मतलब क्या है? मस्क क्या करता है या कॉमेडी करवाता है वो। देखो तमाशा महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है लोक रंगमंच, जिसमें संगीत, लावणी नृत्य और मस्करा का व्यंग होता है। यानी कि सारे लोग मिलकर क्या करते हैं? लोगों का मनोरंजन करवाते हैं। फिर है भवई। भाई भवई की बात करें, भवई आपके राजस्थान और गुजरात का फेमस है। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे कलाकार है, ठीक है। आपने बग्गा जी और सांगीलाल सांगड़िया, स्वरूप पवार, ऐसे कई सारे नाम सुने होंगे भवई कलाकारों के। ये लोग क्या करते हैं? ये तलवार की धार पर चलते हैं, या फिर हाथ की या बड़ी बड़ी जो थालियाँ होती है उनके ऊपर चलते हैं। उनके जो किनारे होते हैं, अंगूरे, वहाँ पर चलते हैं, और अपने पैरों में घुंघरू बांधते हैं, और सिर पर 3-4 मटके रखते हैं। और थालियाँ है, जैसे थाली के नीचे से रुमाल अपने मुंह से निकालना हो गया,
या फिर थालियों को मुंह में दबा के डांस करना हुआ। इनके ऐसे 10-12 अलग-अलग प्रकार के डांस होते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, भवाई नृत्यकार कहते हैं। देखो क्या है, आप लोग देख सकते हो, भवाई राजस्थान और गुजरात का नृत्य है, जिसमें सिर पर मटके रखकर या तलवार कांच पर नृत्य के रथ करतब दिखाए जाते हैं। देखो क्या है, राजस्थान और गुजरात के अंदर कई भवाई कलाकार है। ये लोग क्या करते हैं, कांच के ऊपर चलते हैं, जो गिलास से होती है उनके ऊपर चढ़ते हैं। या फिर आपने देखो थालियों के ऊपर जो कंगूरे होते हैं, उनकी साइड के जो होते भाग, वहां पर अपना पैर रखते हैं। वो बहुत तीखे होते हैं, लेकिन फिर भी ये रखते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, अपने सिर पर कई सारे मटके रखते हैं, पूरा डांस भी करते हैं मटके रखे हुए, और नीचे गिरने नहीं देते थे। और उनके साथ साथ रूमाल उठाना हो गया मुंह से, तलवारों के ऊपर चलना हो गया, तलवार ऐसे रखी जाती थी उनके ऊपर, ये यूं यूं चलती थी। इस प्रकार से इनका ये नृत्य रहता है। किसकी बात हो रही है, भवई की। कहाँ की है, राजस्थान और गुजरात का फेमस है। ये आप चित्र देख सकते हो, ये इस प्रकार से ये महिला है, और इसके ऊपर क्या है, ये 4 से 5 घड़े पड़े, ये डांस करी। थोड़ी देर में यहाँ पर क्या होंगे, कांच की थालियाँ होगी, और या फिर थाली होंगी और कांच के टुकड़े होंगे, वहां पर भी ये क्या करते, डांस करते हैं। ये आपके क्या थी, भवई से संबंधित अपन ने बात की। फिर आपके एक और पड़ा है, यात्रा। पश्चिम बंगाल, ओडिशा का खुला संगीत प्रधान लोक नाट्य चैतन्य महाप्रभु के भक्ति आंदोलन से शुरू, यानी चैतन्य महाप्रभु से भक्ति आंदोलन से शुरू हुआ यात्रा, जो पश्चिम बंगाल उड़ीसा का प्रमुख संगीत प्रधान नृत्य है। फिर आपके गौरी, आपने सुना होगा, भीलों की गौरी, यानी राजस्थान के अंदर भील समुदाय के द्वारा गौरी नृत्य किया जाता है। इसकी बात करते हैं। राजस्थान मेवाड़ की भील जनजातियों का 40 दिनों तक शिव पार्वती आधारित धार्मिक लोक नृत्य, यानी कि देखो क्या है, गौरी। इसकी बात करें, गौरी की, गौरी आपने कई बार सुना होगा, भीलों की गौरी, यानी कि भील लोगों के द्वारा की जाती, भील जनजाति के द्वारा। क्या है, 40 दिन का है। कितने, 40 दिन तक चलेगा ये गौरी नृत्य, इनके 40 दिन तक चलेगा। और क्या है, शिव और पार्वती, भगवान शिव और पार्वती की याद में किया जाता है। शिव और पार्वती की याद में कौन सा, गौरी नृत्य। कौन करेगा, भील जाति के लोग करेंगे। कितने दिन करेंगे, 40 दिन करेंगे। आया समझ में, धार्मिक लोक नृत्य, कैसा भी धर्म के आधार पर है, धार्मिक हो गया। आया समझ में। तुरा कलंकी की बात करते हैं। तुरा कलंकी भी चित्तौड़ का और अपने राजस्थान का, देखो चित्तौड़ और मालवा का ख्याल नृत्य, कैसा ही है, ख्याल है, ख्याल। इसकी बात हो रही, तुरा कलंगी, तुरा कलंगी, ये दो अलग अलग व्यक्ति थे, इनको अलग अलग नाम दे रखे। तुरा कलंगी, देखो क्या है, तुकनगीर व शाह अली द्वारा शुरू। किसने किया था शुरू, आपको पूछा जाएगा। तुरा कलंगी की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तुकनगिरी और शाह अली के द्वारा की गई। और ये तुरा का मतलब होता है शिव, और कलंगी का मतलब क्या होता है, शक्ति या पार्वती। देखो वापस बता रहा हूँ, क्या है, तुरा कलंगी, तुरा कलंगी, ये पढ़ा, तुरा कलंगी। तुरंगा मतलब होता है क्या है, शिव, और कलंगी का मतलब होता है शक्ति या पार्वती, है पार्वती। शुरुआत कौन कर रहा है, शुरुआत कर रहे हैं अपन ने तुकनगिरी और साली, इनके द्वारा शुरू की जाती है। और शिव और पार्वती पर है। तुरा कहते हैं शिव को, कलंगी कहते हैं शक्ति या माँ पार्वती को। तुरा कहते हैं शिव को और कलंगी कहते हैं पार्वती को। आया समझ में, पूरा समझ में आया होगा। गौरी का मतलब होता है भीलों की गौरी है, भील मेवाड़ के अंदर फेमस है, 40 दिनों का चलता है और शिव पार्वती से संबंधित है। तुरा कलंगी भी आपकी शिव पार्वती से संबंध है। तुरा का मतलब होता है आपके शिव, कलंगी का मतलब होता है शक्ति या फिर पार्वती। तुकनगिरी के द्वारा शुरू की जाती और साली भी इनके साथ में थे, और ये आपके चित्तौड़ और मालवा के अंदर फेमस है। आया समझ में। फिर अपन बात करें आपके पंडवानी और ढोला मारू। पंडवानी क्या है, छत्तीसगढ़ का महाभारत आधारित लोक गायन है। भीम का चरित्र मुख्य इसके अंदर दर्शाया गया है, और तीजन बाई और पूनाराम निषाद इसके प्रमुख कलाकार थे। देखो भाई, वापिस बता रहा हूँ, पिंडवानी छत्तीसगढ़ का वह महाभारत पर आधारित एक आपके क्या है, लोक गायन है। इसके अंदर भीम का चित्रण हुआ है, और तीजन बाई और पूनाराम इसके प्रमुख कलाकार हैं। अब सबसे फेमस है आपके ढोला मारू। ये चित्र आप देख रहे हो, ये आपके कौन है, ढोला है, ढोला। ये आपके कौन है, मारू। क्या है सर, बताओ हमें। आपने कई बार ढोला मारू की कहानी सुनी होगी, आपको पता होगा ढोला मारू कौन थे। नहीं पता तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको। कई बार आपने कहानी सुनी होगी, नहीं भी सुनी है तो मैं आपको थोड़ी एक जल्दी से कहानी इसकी सुना देता हूँ, जल्दी जल्दी में। देखो भाई, एक बात करें अपन ढोला मारू की, तो ढोला आपके है नरवर का है,
नर नरवर। वापस लिख रहा हूँ, देखो भाई क्या है, देखो नर, क्या है भाई, नरवर एमपी में। और आपके मारू की बात करूं, इसे मारवण कहते हैं, मारवण। ये आपकी पुंगल की है, पुंगल। पुंगल कहाँ पर है, तो बीकानेर में, बीकानेर। देखो भाई क्या है, एक और आगा, जैसे कि आपने देखा होगा शब्द के साथ में जैसे रानियों का नाम पड़ जाता है, जैसे मारू की है तो मारवण हो गया, ठीक है, और मालवा की है तो मालवण होगा, क्या होगा, मालवण, मालवण, मालवण। ठीक है, अब सुनो, अपने यहाँ पर क्या थे, दोहरे थे, दोहरों की वजह से कैसा छतरा मरुस्थल था, इसका नाम हो गया मारू, मारू से हो गया इसका नाम क्या, मारवण। और ये नरवर का क्या था भाई, डोला, डोला कहाँ का था, नरवर का, ठीक है, डोला। अब सुनो भाई, डोला, फिर ये मारू। देखो ढोला मारू की बात करें तो ढोला आपके नरवर का राजा था और मारू आपके पोंगल की रानी थी। इन दोनों की कहते हैं कि छोटी अवस्था में शादी हो गई थी। कैसे हुई, देखो भाई, नरवर के राजा एक बार पुष्कर आए हुए थे और अपने बीकानेर की राजा भी एक बार पुष्कर गए। पुष्कर आपको पता ही है, अपना धार्मिक स्थल है। यहाँ पर कहते हैं कि कई सारे धार्मिक अनुष्ठान भी पूर्ण होते हैं और जाने से अपने को धर्म भी होता है। यहाँ पर पुष्कर के अंदर नरवर के राजा और बीकानेर के राजा दोनों ही, या कि पोंगल के राजा दोनों ही यहाँ पर क्या करते, स्नान करने के लिए आए हुए थे। और वहाँ पर कहते हैं कि इन दोनों की होती है मुलाकात, और मुलाकात होती है और ये अपने आप में क्या हो जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। और ये फिर इनके बीच में दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है और ये कहते हैं क्यों ना दोस्ती को रिश्तेदारी में बदला जाए। उस समय आपके ढोला की उम्र मात्र 3 वर्ष थी। कितनी थी, 3 वर्ष का था कौन, ढोला। और मारवण की या फिर मारू की बात करें तो इसकी उम्र थी 1.5 वर्ष। और वहाँ पर क्या होता है कि पोंगल के राजा और नरवर के राजा दोनों अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलते और ढोला और मारू की शादी हो जाती। और अपने में ऐसा होता है कि शादी भले ही छोटी अवस्था में हो, लेकिन जो गोना कह दो या फिर मुकलावा कह दो, ये आप जब बड़े होते उस समय लाते। ऐसे हुआ, जब ढोला और मारू की शादी हो गई तो ये अपने अपने घर चले गए। जब ढोला बड़ा होता है तो उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है और ढोला की शादी एक मालवा की राजकुमारी मालवण से हो जाती है, जिसका नाम मालवण होता है, मालवण से हो जाता है, क्योंकि क्षेत्र के आधार पर रानियों के नाम पड़ते और मालवा की थी, इसकी वजह से उसका नाम पड़ गया मालवण। और ढोला के माता पिता अब नहीं रहे और ढोला की शादी हो गई मालवण से। फिर इधर पोंगल की बात करें तो पोंगल के अंदर पोंगल के राजा ने और कई सारे लोगों ने बार बार ढोला को खत लिखे, लेकिन मालवण को इस बात का पता था कि ढोला की छोटी अवस्था में शादी हो रखी है। तो मालवण ने अपने सैनिकों को कह रखा था कि जितने भी पोंगल से या बीकानेर से कोई भी खत आए तो उसको लाके मेरे को दोगे। यहाँ से पोंगल के लोग या पोंगल वाले बार बार लेटर भेज रहे, लेकिन वो लेटर ढोला तक नहीं पहुँच रहे। किसके पास पहुँच रहे, वो पहुँच रहे हैं आपके किसके पास में, मालवण के पास। मालवण क्या कर रही है, उसको पढ़ के फाड़ रही है। ढोला से पहुँच बात नहीं कर रही है या फिर ढोला से बता नहीं रही है ढोला को कि वहाँ से लेटर आ रहे। फिर एक समय की बात है, जब मारू सो रही थी और सुबह उठी, उस समय उसने अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी मेरे को आज एक सपना आया। सपने में मैंने देखा कि एक राजकुमार मुझे लेने आया है। और वो उस समय मारू खुश थी, लेकिन मारू की माता खुश नहीं हुई और रोने लगी। मारू ने कहा मम्मी रो क्यों रही है, ये सपना तो अच्छा है कि राजा मेरे को लेने आया है। लेकिन उसकी माता उसको कहती है कि राजा तो बैठा है लेकिन लेने नहीं आ रहा है। मतलब तेरी शादी छोटी अवस्था में हो गई थी, लेकिन वो राजा है कि तुझे लेने नहीं आ रहा है, उसका नाम है ढोला। वो तेरे को लेने नहीं आ रहा, हम बार बार खत भेज रहे। तो मारू कहती है हो सकता है कि वो राजा खत पढ़ता ही नहीं हो, के पास में ये सूचना पहुंची भी नहीं हो, तो कैसे लेने आएगा। तो फिर
एक उन्होंने कहा कि कुछ और तरीके अपनाए जाए जिससे क्या हो, अपनी बात ढोला तक पहुंचे, क्योंकि खत सारे होते थे, मालवण उसको फाड़ देती थी। तब क्या होता है, मारू अपना दिमाग लगाती है और उसके घर वाले वगैरह एक डाडी के बच्चे को कहते हैं, वो गाने में बहुत ही स्पष्ट मतलब बहुत ही बढ़िया होते हैं। ये लोग ढोला के दरबार में जाते हैं और बीकानेर की जो घटना है ढोला को बताते हैं कि तेरे एक मारू नाम की राजकुमारी से शादी हो रखी थी छोटी अवस्था में, और तेरा इंतजार कर रही है पुंगल के किलों में, तू आ उसको लेके जा। ढोला को बात का पता चलता है कि उसकी शादी कहाँ पर हो रखी है, एक पुंगल जगह पर हो रखी है, और मारू उसकी एक क्या है रानी है जो उसका इंतजार कर रही है। फिर ढोला जाने को तैयार होता है। उस समय बरसात का समय था और उसकी जो रानी थी मालवण, मालवण ने उसको मना कर दिया कि आप कहाँ जा रहे हो, बारिश का समय है और आप जाओगे क्या पता कहीं पर बारिश ज़्यादा आ जाए और आप बीच में ही रह जाओ, इसलिए अभी आप मत जाओ। फिर कहते हैं कि बाहर निकलना ठीक नहीं रहेगा, आप जाओगे तो जलवायु भी चेंज होगी और खान पान सही ना रहने की वजह से कई बार हालत खराब हो जाती है, यानी कि तबीयत अस्वस्थ हो जाती है, और आप अभी नहीं जाओ। तो ढोला कहता बात तो सही है, 4 महीने चौमासा है, चौमासे के बाद नहीं जाऊंगा। 4 महीने उसको रोका जाता है, 4 महीने के लिए ढोला जाना जाता नहीं है। उसके बाद में आती सर्दियाँ, वहाँ की बरसात आएगी, बरसात के बाद में आती है सर्दियाँ। जब सर्दी आई तब ढोला ने कहा अब मैं जा रहा हूँ। तो मालवण ने फिर से एक चाल चली। मारवण कहती है अब सर्दियाँ ज़्यादा है, आप लोग जाओगे, घोड़ों के भी हाल देखो, वहाँ पर सर्दी ज़्यादा पड़ती है, रास्ते के अंदर घोड़े क्या पता आपका साथ छोड़ दे, घोड़े आगे बढ़े ही नहीं, आप बीच में ही लटक जाओ या फिर आप पहुँच ही नहीं पाओ, समस्या रह जाएगी। फिर ढोला और 4 महीने वेट करता है, कहता है सर्दियों के बाद में जाऊँगा। तब आती गर्मियाँ, गर्मियों के समय ढोला जाने को तैयार होता है। उधर मालवण ने तय कर रखा था कि इसको जाने देना नहीं है कैसे भी करके। तो ढोला गर्मियों में जाने को रेडी होता है। उस समय मालवण फिर से कहती है, उधर पुंगल में मारवण इंतजार कर रही है, इधर मालवण जाने नहीं दे रही। यहाँ पर मालवण फिर से कहती है कहाँ जा रहे हो? तो ढोला कहता अब तो क्या है, अब गर्मियाँ, अब तो मैं भले जाऊँ, लेकिन मालवण कहती है ना, अब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, आपको पता नहीं पुंगल कहाँ पर है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में, उधर धोरे है और वहाँ पर क्या है गर्मी ज़्यादा पड़ती है, क्या पता गर्मी की वजह से आपकी हालत खराब हो जाए, आप जाओगे आप क्या पता बीमार पड़ जाओ, इसलिए अभी नहीं जाना है आपको। इस प्रकार से ढोला को समझ में आ गया कि मालवण मेरे को जाने देगी नहीं। तो एक समय ऐसा आया जब मालवण सो रही थी, ढोला उस समय जाता है, रात को रवाना हो जाता है अपने नरवर से मारू को लेने के लिए, कहाँ पर पोंगल के लिए, और जाता है और वहाँ पर जाके और मारू को अपने साथ में लेके आता है। कहते हैं ये ऊँट पर जाता है, ये देखो ऊँट पड़ा है और ये ढोला है, पीछे आपके बैठी है मारू, और अपने साथ में लेके आता है। बीच रास्ते में कई सारे युद्ध होते हैं इसके, कई सारी सेनाओं के सामने इसका मुकाबला होता है, उनको ये हराता हुआ और अपने साथ में मारू को लेके आता है। फिर काफ़ी समय तक ये दोनों साथ में रहे। अपने राजस्थान के अंदर फेमस है ढोला और मारू की कहानी, और इसके साथ उसके बाद में ये तीनों ही शांति से रहते। ये पहली ऐसी कहानी जिसके अंदर क्या है, प्रेमिका अपने अपने प्रेम से मिल रही है, या फिर अपने जो उसका प्रेम था या फिर जो उसकी शादी की उससे मिल रही है। बाकी कहानियों के अंदर अपना ऐसा नहीं है, अपने बाकी जो भी कहानी है प्रेम के मामले में अधूरी है, लेकिन ये पूरी कहानी है। ये ढोला मारू की कहानी आज भी अपने लोगों में फेमस है, और कहते हैं कि ढोला थारे देश में उपजे 3 रंग, एक ढोलो, दूजी मारू, तीजो कसुमल रंग, यानी कि ढोला तेरे देश में 3 कलर या 3 लोग फेमस है। एक है ढोला यानी तो तू फेमस है, दूसरी है मारू यानी मारवण, आपके पोंगल की राजकुमारी फेमस है, तीसरा कसुमल रंग यानी कि रेड कलर का यानी लाल रंग, जो कि शक्ति का प्रतीक है, खून का प्रतीक है। ये तीनों चीज़ फेमस है, और तो और इसमें कुछ फेमस नहीं है। इसलिए कहानी ये चलती है आज भी अपने प्रदेश के अंदर। कहा जाता है कि ढोला थारे देश में उपजे 3 रंग, एक ढोलो, दूजी मारू, तीजो कसुमल रंग, यानी कि 3 ही चीज़ें फेमस है, बाकी कोई चीज़ें फेमस नहीं है। ये आपकी क्या थी, ढोला मारू की कहानी थी। इससे बाहर आपके कुछ नहीं जाएगा, ये आपको पूरा समझ में आया होगा। ये कहाँ का है, नारवर का है। 3 साल की एज में इसकी शादी होती है, 1.5 साल की आपकी कौन थी, मारू थी, और ये आपके बाद में इनकी क्या हो जाता है, ये तीनों मिलकर साथ में रहते हैं। आया समझ में? चलते आगे। ये क्या है, राजस्थान का मालवा का प्रसिद्ध प्रेम क्या है, राजस्थान व मालवा, मालवा
की प्रसिद्ध प्रेम गाथा है, राजकुमार ढोला और राजकुमार मारू से संबंधित है, यानी कि पुनर्मिलन, यानी कि ये मिलते हैं। ये देखो भाई कैसे किस प्रकार से ढोला अपने साथ में मारू को लेके जा रहा है। ये आपके रेगिस्तान है, थार मरुस्थल है, क्या है मरुस्थल है, मरुस्थल के दौरे पड़े और अपने यहाँ से ऊंट पर, अपने यहाँ पर क्या होते थे, ऊंट होते थे, इस प्रकार से ये लेके जा रहे हैं। फिर अब देखो भाई अपन ने 3 यूनिट की थ्योरी पढ़ ली है। अब आपको यहाँ पर एमसीक्यू करवाए जा रहे हैं और ऐसी उम्मीद है कि इन सब के उत्तर अब आपको आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि अपन ने थ्योरी पढ़ी है और आपकी परीक्षा में पक्के के पक्के प्रश्न यहाँ से आएंगे। ठीक है, अब एमसीक्यू देखते हैं और आपको भी इसके साथ साथ उत्तर भी बताने हैं। देखो भाई, बिहू बिहू नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, अभी ये आपने पढ़ा है। आपको चित्र के माध्यम से, ये खोपड़ी के अंदर आपकी सेट होनी चाहिए चित्र, हाँ भाई ये वाला चित्र हमने देखा था कि बिहू, हाँ हमें पता है कहाँ का है, असम का है, कहाँ का है, असम का है। ये देखो भाई कहाँ का है, असम का है। बिहू क्या है, बिहू असम का मुख्य लोक नृत्य है। पोंग यानी कि अप्रैल के महीने में, कौन सा महीना है, अप्रैल के महीने के फसल की कटाई पर खुशी में किया जाता है। राज्य औरतें और ये क्या करती है, डांस करती है। ये देखो भाई डांस कर रही है और कहाँ की बात है, असम की बात है, असम। आया समझ में, किसकी बात हो रही, बिहू की बात हो रही। अगला प्रश्न, अगला है आपके भिखारी ठाकुर द्वारा रचित विदेशी लोक नृत्य किस भाषा से संबंधित है, यानी कि ये आपको अभी मैंने बताया था, क्या है भाई अपने भिखारी ठाकुर, इसके कौन सा विदेशिया, ये शब्द कौन सा है आपके, भोजपुरी। अभी अपन ने बात किया था भोजपुरी बिहार का है, क्या है भाई ये आपके विदेशिया बिहार के भोजपुरी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसमें विग्रह यथा का वर्णन है, यानी कि विग्रह की बातें हो रखी है। फिर आपके देखो भाई गरबा दीप, यानी क्या है भाई, ये आपके चित्र आपके समझ में आ गया, मतलब आपको आपने अगर ध्यान से देखा ना तो चित्र आते हैं आपके दिमाग के अंदर, उत्तर आ रहे कि भाई साहब ये क्या है, डांस कर रहे, कौन सा गरबा, गरबा कहाँ का है, गुजरात का, ये उत्तर आ गया। पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आपने देखा है इस वीडियो को तो आपके सीधे के सीधे उत्तर सही हो जाएंगे। अगर इस वीडियो को आप 2 बार देखते हो तो आपका एक भी प्रश्न खोटा नहीं होगा, गलत नहीं होगा। देखो भाई क्या है गरबा दीप, यानी क्या है सर, ये गरबा दीप समझ में नहीं आया। देखो भाई बता रहा हूँ क्या है, ये आपके क्या है, मटकी है, ठीक है, मटकी है, मटकी के अंदर ये लोग क्या करेंगे, दीपक रखेंगे। क्या करेंगे, मटकी के अंदर दीपक रखेंगे, ठीक है। फिर ये जलता हुआ दीपक है, इसके क्या है, यहाँ पर क्या है, इसको बीच में रखा जाएगा, घेरे के बीच में, यानी कि ये आपके ग्राउंड है, ग्राउंड के बीच में आपने यहाँ पर क्या रख दिया, इस मटकी को रख दिया, ठीक है। अब इसके चारों ओर आप क्या कर रहे हो, गरबे खेल रहे हो। आपने देखा होगा ना गाँव के अंदर एक होता है अपने डंडा होता है, डंडा रोपते, ठीक है, उसके पास में एक माता जी की मूर्ति होती है, उसके बाद में अपन दीपक लगाते हैं, उसके चारों ओर आप लोग क्या करते हो, गरबे खेलते हो। देखो भाई गरबा द्वीप के चारों ओर किया जाने वाला गरबा नृत्य कहाँ का फेमस है, आपके गुजरात का फेमस है, एक तो ये याद रखना है। और कब किया जाएगा, सीधी सी बात है, दीपावली पे करोगे नहीं भाई, मकर संक्रांति पे करोगे नहीं, होली पर करोगे नहीं, नवरात्रि या नवरात्रा, नवरात्रा, नवरात्रा पर किया जाता है। क्या है भाई, गुजरात का फेमस है, कहाँ का है, गुजरात का, और देवी दुर्गा की याद में किया जाता है ना, समझ में सारा कुछ आ रहा है आप लोग। देखो भाई अगला क्या है, ये देखो क्या है, मैंने कहा ना चित्र से आपको पता चल जाएगा, घूमर की बात हो रही, घूमर 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 ऐसे गीत है अपना, क्या है घूमर। देखो राजस्थान का घूमर नृत्य पारंपरिक रूप से किस जनजाति के द्वारा आरंभ किया गया था, यानी शुरुआत में इसकी शुरुआत किसने की थी भाई, मैंने अभी आपको बताया था किसने की थी, भीलोन में। लेकिन आज राजघरानों की राजपूत औरतों में भी किया जाता है, बड़ा फेमस है, ठीक है। क्या है मूल रूप से, यानी शुरुआत के अंदर इसकी शुरुआत कब की गई, शुरुआत की बात करें तो भीलों के द्वारा की गई थी। क्या है घूमर नृत्य मूलतः भील जनजातियों के द्वारा महिलाओं के द्वारा देवी सरस्वती की पूजा के रूप में किया जाता है, या फिर आजकल हर एक का अपने कोई भी उत्सव होता है या अवसर होता है वहां पर किया जाता है, अवसर पर किया जाता है, हर एक अवसर पर, चाहे घोड़ा नृत्य हो जाए या घोड़ा परब हो, सगाई हो, शादी हो, ब्याह हो, तीज हो, परब हो, कुछ भी हो, वहां पर ये अपना घूमर देखने को मिलता है। चाहे स्कूल का कोई प्रोग्राम हो, चाहे कॉलेज का हो, चाहे कोई बड़ा व्यक्ति आ रहा हो, हर एक क्षेत्र में जहाँ जहाँ पर अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वहां पर आपके क्या है घूमर नृत्य किया जाता है, क्योंकि इससे क्या कहते हैं, राजस्थान का सिरमौर कहते हैं, राजस्थान का राज्य नृत्य कहते हैं। आया समझ में। फिर गिद्दा लोक नृत्य किस राज्य की महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, हाँ भाई गिद्दा आपके क्या है, राजस्थान का है नहीं है, हिमाचल का है नहीं है, हरियाणा का है नहीं, कहाँ का है, पंजाब का है, पंजाब का गिद्दा। और आपके कौन सा था, एक गिद्दा पढ़ा था अपन ने, दूसरा भांगड़ा, क्या है भांगड़ा, हाँ उसके अंदर वो करते थे बल्ले 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 बल्ले, वो वाला। सुनो भाई आगे, ये आ गया बल्ले बल्ले। देखो भाई रोशन सिंह की शिकल आ रही है नहीं आ रही, देखो क्या है, क्या कर रहा है बल्ले बल्ले। देखो भाई क्या है, भांगड़ा, भांगड़ा नृत्य मुख्य रूप से
कहाँ पर आयोजित होता था, या फिर कहाँ पर होता था, पंजाब। कब होता था, वैसाखी पर। वैसाखी, पंजाब में भांगड़ा नृत्य पुरुषों द्वारा वैसाखी अवसर पर किए जाने वाला फसल की कटाई में राज्य होते थे, खुशी होते थे, बल्ले बल्ले बल्ले, ऊर्जा आती थी। क्या आती थी, ऊर्जा आती थी, पावर आती थी। फिर क्या भाई, लावणी लोक नृत्य या संगीत का मुख्य संबंध किस राज्य से, लावणी की बात करें, लावणी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। क्या है, महाराष्ट्र। सुनो भाई, लावणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य संगीत या लोक संगीत और नृत्य है जो कि ढोलक और छाप की यानी कि ढोल की छाप पर बजाया जाता है या किया जाता है। कौन सा, महाराष्ट्र में कौन सा, लावणी। क्या है, लावणी। फिर क्या है, नदियों और तटीय क्षेत्रों में माझियों द्वारा किया जाने वाला भटियाली लोक नृत्य या संगीत कहाँ का प्रसिद्ध है, पश्चिम बंगाल का फेमस है। कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का। क्या है, भटियाली क्षेत्र पश्चिम बंगाल के लोक संगीत है जो कि नाव चलाने वाले लहरों की ताल पर गाया जाता है। यानी नाव चलाते समय ये लोग क्या करते हैं, गाते। ये लोग क्या करते हैं, नाव चलाते समय गाते हैं। ये लोग क्या करेंगे, ऐसे ही नाव चलाते जाएंगे और गाते जाएंगे। कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का था भाई, पश्चिम बंगाल का था। हाँ भाई, ये लोग देखो भाई, या कौन है, आला उदल है, आला उदल, दोनों फेमस व्यक्ति थे। देखो भाई, दोनों क्या है, आपके बुंदेलखंड के वीर है, बुंदेलखंड के। ठीक है, क्या है, सैनिक है, बुंदेलखंड के योग्य सैनिक है। और 52 युद्धों के विजय या 52 युद्ध लड़े थे इन्होंने, युद्ध लड़े। और कितने, 52, 52 युद्ध लड़े थे। देखो क्या है, बुंदेलखंड के वीर योद्धाओं अल्लाह उदल की वीरता का वर्णन किस लोक काव्य में मिलता है, पणियारी। नहीं भाई, पणियारी क्या होता है, आपको पता है, राजस्थान के अंदर औरतें सिर पर जो घड़े रखे जाती है उसे पणियारी कहते हैं। लावणी अभी अपने पढ़ा नहीं है, बीहू आपके असम का है। तो आपके कौन सा बच्चा, आला, आला, ये आपके क्या है भाई, यहाँ पर अल्लाह और उदल की कहानी से संबंधित है। वहां पर 52 युद्धों का वर्णन किया गया है। फिर आपके राजस्थान में पानी भरने वाली महिलाओं को किस के जीवन पर आधारित लोक नृत्य कौन सा है भाई, अभी मैंने कहा आपको, देखो आला ये नहीं है, लावणी नहीं है, पटियाली नहीं है, ये क्या है भाई, पणियारी। मैंने कहा ना आपके क्या है, 1 2 3 4 ऐसे हम खड़े होते, फिर यूं लेके औरतें चलती है, ये क्या होती है, पणियारी होती है। देखो भाई क्या है, पणियारी। पणियारी राजस्थान के लोकगीत थे। मरुस्थलीय जीवन में जल के महत्व और महिलाओं की भावनाओं को दर्शाया गया है। यानी क्या है, मरुस्थल के अंदर धोरो जहाँ पर है अपने राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान में, वहाँ पर पणियारी चलती थी, सिर पर 3 4 घड़े लिए हुए, क्योंकि अपने यहाँ पर पानी की कमी थी। और ये लोग क्या करते, ये महिला क्या करती थी, पानी लेके आती थी, और वहाँ पर क्या है, प्रेम गीत या फिर अपने पति को याद करते हुए भी गीत गाती थी। और महिलाओं के जीवन को और महिलाओं की भावना को दर्शाया गया। फिर तमाशा, तमाशा लोक रंगमंच की शुरुआत और प्रसिद्ध किस राज्य से संबंधित। तमाशा की बात करें तो आपके कहाँ के फेमस है, महाराष्ट्र के। तमाशा महाराष्ट्र का पारंपरिक लोक रंगमंच है जिसमें संगीत, नृत्य, हास्य का समावेश है। यानी तमाशा आपके कहाँ पर होते हैं, महाराष्ट्र में होते हैं। हाँ भाई, ऐसे याद कर देना तमाशा, अगर आपको कोई मार दे तो क्या हो जाएगा, तमाशा हो जाएगा। तमाशा कोई कैसे होगा, मारेगा तो, यानी कि महाराष्ट्र। ऐसे याद रखोगे, तमाशा कैसे होगा, कोई मारेगा तो तमाशा हो जाएगा। दूसरा है गौरी। अभी भीलों की गौरी कहाँ की है, मेवाड़ की। कहाँ की है, मेवाड़ की। देखो भाई, गौरी मेवाड़ क्षेत्र की भील जनजाति के 40 दिनों तक चलने वाला शिव पार्वती पर आधारित लोक नाट्य, यानी कि 40 दिन चलेगा भाई, 40 दिन चलेगा। किस पर है, शिव पार्वती, शिव और पार्वती। ठीक है, और आपके कहाँ पर 40 दिन तक चलेगा, और मेवाड़ के अंदर है, मेवाड़ के अंदर। और कौन सी भील जनजाति के द्वारा किया जाता है, सारा कुछ आपको याद है। अभी अगला कौन सा है, महाभारत की कथा पर आधारित पंडवानी लोक गायन शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे भाई। हाँ भाई, ये क्या है, तीजन भाई। क्या है, तीजन भाई। तीजन भाई छत्तीसगढ़ की विश्वविद्यालय पंडवानी गायिका है, जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो क्या है, इन्हें पद्म विभूषण दिया गया किसको, तीजन भाई को। तीजन भाई आपकी क्या है, महाभारत की कथा पर आधारित पंडवानी लोक गायन शैली की प्रसिद्ध कलाकार है। आया समझ में, क्या है, पंडवानी की लोक गायन शैली की कलाकार है। फिर है, राजस्थान के हड़ौती क्षेत्र में गेरू और खड़िया से घर के आंगन में बनाई जाने वाली कला क्या कहलाती है। देखो, राजस्थान के हड़ौती क्षेत्र में गेरू और खड़िया यानी कि चूना होता, खड़े अपने आप कह दो खड़ी, जो व्हाइट कलर की होती है वो, और एक गेरू रंग को मिलाकर क्या बनाया जाता है। और जैसे गेरू यानी रेड कलर, यानी कि आपके होगा ये कॉफी कलर टाइप का होगा, और खड़िया यानी व्हाइट कलर का। देखो ये 2 कलर पड़े यहाँ पर, ये आपके क्या है, खड़िया है, ये आपके खड़िया है,
और ये आपके क्या है गेरू है। ये क्या चित्र बनाए जाते हैं, ये चित्र बनाए ना ये आंगन की दीवार के पास में, यानी कि मेन दीवार होगी या फिर आप पुराने घर देखते हो वहाँ की दीवारों के आगे जो चित्र बनाए जाते हैं उससे अपन क्या कहते हैं, ये पढ़ा आपको मांडना कहते हैं। क्या कहते हैं, मांडना। क्या कहते हैं, मांडना। फड़ आपके पता है कैसी होती है, पाबू जी को और अड़बू जी की होती है। ये कलमकारी नहीं है। गोदना क्या होता है, टैटू वगैरह बनाते हैं वो होता है। आपके मांडना है, मांडना ऐसा दिखाई देता है। ये क्या है आपके मांडना, क्या है मांडना, है समझ में, मांडना क्या है, मांडना। मांडना ऐसा समझे, ऐसा होता है, दो कलर का होता है, व्हाइट और कॉफी कलर का होता है। व्हाइट कलर उसको कहते हैं खड़िया कहते हैं, कॉफी कलर को गेरू रंग कहते हैं। इस प्रकार से इसको बना के इसे डिजाइन किया जाता है। और ये आपके क्या है, घर की दीवारों के आगे बना होता है। प्राचीन आप लोग घर देखते हो या फिर आप गाँव में कोई रहते हो तो गाँव के अंदर आप ऐसे कई सारे चित्र देख सकते हो। फिर है छत्तीसगढ़ की बैंगा जनजाति की महिलाओं द्वारा शरीर पर उकेरी जाने वाली स्थायी कला को क्या कहते हैं। अब इसे जैसे क्या है, महिलाओं के द्वारा शरीर पर उकेरी जाने वाली स्थायी कला को, यानी क्या है, शरीर कर महिलाओं के द्वारा ये जो शरीर है इसके ऊपर डिजाइन बनाया। आपने देखा होगा कई बार आप लोग नाम लिखवाते हो, चित्र बनवाते हो, फिर किसी से नहीं बनती तो उसको वापस मिटवाते हो, मिटता नहीं है, फिर कब जाता है पूरा। देखो क्या है, महिला अपने हाथों पर या इधर या गर्दन पर इधर टैटू वगैरह बनाती है, उसको क्या है एक बार फिक्स हो जाता है, यानी कि स्थायी है। कैसा स्थायी कला है, ठीक है। और उकेरी, उकेरी यानी कि उकेरना, यानी कि क्या, एक तीखी पिन होगी, सुई होगी, उसके ऊपर से यूं करके यूं कलर बढ़ा जाता है, प्राकृतिक यानी कि पक्के रंग होते हैं, फिर वो हटता नहीं है, उसको डिजाइन करवाया जाता है, फिर वो परमानेंट रहता है, यानी कि स्थायी होता है। देखो क्या है, उसको क्या कहते हैं, मांडना कहते हैं। कभी मांडना तो अभी देखा नहीं होता है। वार्ली कहते, वार्ली भी नहीं कहते। पथीरा कहते नहीं कहते। पिथौरा कहते नहीं कहते। तो क्या, गोदना, यानी क्या कर रहे हो आप, उसको खोद खोद के बना रहे हो, गोंद रहे हो, तो क्या कहते हैं, गोंदना। आया समझ में, कौन बनाती है, आदिवासी महिलाएं, ठीक है। आया समझ, देखो गोंडा जनजाति समुदाय की प्राचीन शरीर अंकलन कला है जो पहचान और श्रृंगार का प्रतीक है। यानी कि ये क्या है, कई बार पहले जमाने के अंदर आभूषणों की कमी थी, लोग क्या करते यहाँ पर पूरा आभूषण भी बना देते थे, इधर बना देते थे, पूरा गले में। इस प्रकार से गहने पहनने की आवश्यकता नहीं, लोगों को लगता है यहाँ पर क्या पहना हुआ है, डिजाइन परमानेंट बना देते थे। हाँ भाई, ये चित्र से आपको पता चल गया क्या है, कठपुतली, कठपुतली। देखो भाई, क्या है कठपुतली। उदयपुर का भारतीय लोक कला मंडल, आपको पूछा जाए भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर है, उदयपुर का है। आया समझ में, एक प्रश्न यहाँ से बनेगा। किस हस्तशिल्प और कला को संरक्षण करने के लिए जाना, हस्तशिल्प यानी कि क्या है, ये हाथों से बनाई जाती है, लकड़ी को काट के बनाया जाता है, और ये अपने भट्ट जाति जनजाति के लोग या भट्ट जाति के लोगों के द्वारा बनाई जाती है, और इसे क्या कहते हैं, कठपुतली कहते हैं। देखो भाई, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर कहाँ पर है, उदयपुर में। कठपुतली कला के संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर यह प्रमुख केंद्र है, यानी कि क्या है, लकड़ी से कठपुतलियां बनाई जाती है और इसको इशारों पर नचाया जाता है। फिर आपकी मिट्टी को पका कर बनाई गई, मिट्टी को पका कर बनाई गई मूर्ति और पट्टिकाओं यानी मोलेला कला का संबंध किससे है। हाँ भाई, मैंने कहा था मोलेला का संबंध कहाँ से है, आपके राजसमंद से। बाड़मेर से है क्या, नहीं है। भीलवाड़ा नहीं है। जयपुर नहीं है। क्या है, राजसमंद जिले के मोलेला गांव की टेराकोटा यानी मिट्टी की पट्टिकाओं की कला के लिए विश्व विख्यात है, यानी विश्व के अंदर इसकी पहचान है। किसकी बात करें अपन, मोलेला कला जो टेराकोटा मोलेला गांव की है, कौन सी, टेराकोटा, जो कि राजसमंद के अंदर है। फिर आपके मोलेला टेराकोटा कला में उत्कृष्ट योगदान है तो किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया, यानी पद्मश्री किससे मिला है, किसके लिए, मोलेला टेराकोटा के लिए किसको मिला भाई, मोहनलाल कुमार को। ये आपके एक का नाम सुना सुना लग रहा है, क्या है, श्रीलाल जोशी। ये आपके फड़ कला से संबंधित है, फड़ कला। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, कृपाल सिंह नहीं है। ये आप कौन से, मोहनलाल कुमार है। मोहनलाल प्रसिद्ध मूर्तिकार मोहनलाल कुमार को मोलेला टेराकोटा कला के लिए पद्मश्री दिया गया, यानी माँ से मोलेला, माँ से मोहनलाल, याद रखना। फिर आपके गेरू की दीवार पर चावल की पेस्ट से जो ज्यामितीय आकृति बनाकर कौन सी चित्रकला उकेरी जाती है, इसे अपन कहते हैं वर्ली चित्रकला। क्या कहते हैं, वर्ली। ये बड़ा और पहले पढ़ चुके हैं। पिथौरा नहीं है, गौड़ नहीं है, मधुबनी नहीं है, कौन सी है, वार्ली है, वार्ली, वार्ली चित्रकला। फिर प्रसिद्ध कलाकार जीवा सोमा में से, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ये प्रश्न आएगा। क्या है, जीवा सोमा में से किस लोक कला को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने के लिए
जाने जाते हैं। तो ये कौन सा है? वारली चित्रकला। कौन सी? वारली। जीवा सोमा मसे ने महाराष्ट्र की वारली चित्रकला को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित किया, यानी कि इन्होंने महाराष्ट्र की थी कला और विश्व के अंदर पहचान दिलाई है। फिर आपके पिथौरा चित्रकला बनाने वाले पारंपरिक कलाकारों को किस नाम से जाना जाता है? ये क्या है? लखारा है। लखारा है। लखारा। हाँ भाई, ये भील और राठवा जनजाति में पवित्र पिथौरा चित्रकला बनाने वाले कलाकारों को लखारा कहा जाता है। लखारा। फिर आपके फट चित्रकला की बात होगी। राजस्थान के शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर कौन सा परिवार फट चित्रकला के लिए जाना जाता है? सोनी परिवार है कि नहीं है? पाटी परिवार नहीं। प्रजापति परिवार नहीं। कौन सा है? जोशी परिवार। भाई श्रीलाल जोशी की बात करेंगे। क्या फट चित्रकला पारंपरिक स्कूल रूप से भीलवाड़ा के जोशी परिवारों के कलाकारों के द्वारा की जाती है? श्रीलाल जोशी इसके कलाकार है। श्रीलाल जोशी। आया समझ में? और ये किसकी पढ़ होती है? विशेष रूप से पाबू जी की होती है। पाबू जी की और देव नारायण जी की। देव नारायण जी की। ये आपके प्रमुख बड़े फेमस हैं। राजस्थान की प्रथम महिला फड़ चितेरी को होने का गौरव किसे प्राप्त है? या किसे? सृजन बाई ये तो नहीं है। सीता देवी ये भी नहीं है। पूरी बाई नहीं। पार्वती देवी है। कौन सी है? पार्वती। आपको पता है राजस्थान की प्रथम महिला फड़ चित्रकारी के संबंधित कौन है? अपने पार्वती देवी। पार्वती देवी राजस्थान की प्रथम महिला फड़ चित्रकला या चितेरी है। चितेरी का मतलब क्या होता है? चितेरी यानी कि चित्र बनाने वाली औरत। फिर आपके जनगण सिंह श्याम का संबंध किस प्रसिद्ध चित्रकला शैली से है? इससे गौड़ चित्रकला से है। ये क्या है? जनगण सिंह श्याम ने मध्य प्रदेश की गौड़ जनजाति कला को कैनवास पर स्थापित किया। यानी क्या है? यहाँ पर पशु पक्षियों के चित्र बनाए जाते थे। पशु पक्षियों के चित्र बनाए जाते, जैसे कि कैनवास, यानी कैनवास लिया जाता है, उसको कटिंग किया जाता है। जैसे ये बड़ा तो क्या है? कटिंग करके फिर डिजाइन किया गया है। देखो भाई ये क्या है? इसको अलग अलग तरीके से, यानी कि दो मोर पेड़, एक इधर है और एक यूं करके इधर है, दो आपके बनाए हुए और अलग से इसको डिजाइन किया गया है। इसकी बात गौड़ चित्रकला की बात हो रही है। ये आपके जनगण सिंह श्याम के द्वारा बनाया गया और ये एमपी के थे। एमपी की ये चित्रकला है और इन्होंने कैनवास पर क्या है? पशु पक्षी के चित्र बनाए। फिर बिहार के मिथिला क्षेत्र की मधुबनी चित्रकला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये भाई क्या है? बिहार के मिथिला क्षेत्र को मिथिला चित्रकला भी कहते हैं। मधुबनी चित्रकला की मिथिला चल क्षेत्र में निर्मित होने के कारण इसे मिथिला चित्रकला भी कहते हैं। ये अपन ने पढ़ लिया सारा पहले। फिर लोक संस्कृति की मुख्य पहचान क्या है? यानी कि अपन टोटल 3 यूनिट है। अपन ने दूसरी और तीसरी की बात करी, ये पहली यूनिट है। मतलब टोटल मिला के आपके 40 से 50 प्रश्न है जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। देखो भाई लोक संस्कृति की मुख्य पहचान क्या है? यानी लोक संस्कृति की मुख्य पहचान क्या है? ये पहले यूनिट के अपने प्रश्न आगे इसकी बात करते। लोक संस्कृति की पहचान ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये क्या है? ट्रांसफर होती रहेगी। ये लोक संस्कृति की पहचान है। क्या यह बिना औपचारिक प्रशिक्षण के पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहित होती है? यानी कि बिना औपचारिक परीक्षण, यानी कि आपको किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं है। होली कैसे मनाते, दीपावली कैसे मनाते, रक्षाबंधन कैसे मनाते, ऑटोमेटिक अपने क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी अपने में आते हैं इनके लक्षण, या फिर अपने को अपने आप धीरे धीरे समझ में आ जाता है। ये क्या है? औपचारिक प्रशिक्षण के पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवृत्त होती है। बिना आपको कोई ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं, बिना ही प्रशिक्षण के यानी ट्रेनिंग के ये चित्रकला अपने आप या संस्कृति अपने आप अपने में आ जाती है। फिर अभिजात संस्कृति और मास कल्चर से भिन्न संस्कृति कौन सी है? कौन सी है? लोक संस्कृति। क्या है? लोक संस्कृति। लोक संस्कृति मिट्टी और जड़ों से जुड़ी होती है, जो कि शास्त्रीय और जनमानस संस्कृति से अलग है। यानी क्या? ये मिट्टी से जुड़ी है, यानी जड़ों से, यानी कि इसकी शाखा क्या होती है? गहरी होती है और ये जड़ों से जुड़ी हुई होती है, जिसको क्या कहते हैं? अपन लोक संस्कृति कहते हैं। फिर अगला है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का वहाँ की वेशभूषा पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी क्या है? भौगोलिक स्थिति का आपके पहनावे पर असर पड़ता है। जैसे राजस्थान के अंदर अपन बात करें पश्चिम क्षेत्र की विशेषकर, तो वहाँ पर क्या है? गर्म जल वायु है, यानी कि आपकी मिट्टी गर्म है और गर्मियों के समय में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा अपने यहाँ पर जो कपड़े पहनने का तरीका होता है, लोग वो कैसे ढीले फिटिंग कपड़े नहीं पहनते। अपन अपने वाले ज़्यादातर लूज कपड़े पहनते थे। आप लोग देख सकते हो, ये फोटो देख सकते हो, इसमें आप लोगों को बताया गया लूज कपड़े पहने हुए और सिर पर क्या है? साफा है। क्या है? साफा पहना हुआ है। ठीक है, क्या है? साफा पहना हुआ है। देखो भाई क्या है? देखो भाई पगड़ी पहनी हुई है। ठीक है, और ढीले कपड़े देखो, ये लूज पड़े पूरे, यानी कि आपके पैर आसानी से आप चल सकते हो। यानी कि
जो आपके कपड़े पहने होंगे, चाहे धोती कुर्ता हो, चाहे पजामा कुर्ता हो, ये सारे क्या लूज लूज है। ठीक है, इसके अंदर क्या पूरे आपका शरीर खुला रहता है। देखो क्या है, ढीले ढाले कपड़े होते हैं, ढीले सूती वस्त्र, साफे और पगड़ी का विकास हुआ है। यानी कि यहाँ पर पगड़ी पहनी होगी, साफा पहना होगा, और क्या ढीले ढीले ये क्यों पहनते थे, ताकि सिर क्या ठंडा रहे। पगड़ी या साफा क्यों पहनते थे, ताकि सिर क्या ठंडा रहे। ढीले कपड़े पहनते ताकि शरीर पूरा क्या है खुला हुआ महसूस हो। पंजाब में वैसाखी त्योहार का सीधा संबंध किस भौगोलिक प्राकृतिक कारण से है? क्या है भाई, फसल की कटाई। अभी मैंने अभी कहा ना, पंजाब के अंदर क्या है, लोग बल्ले बल्ले करते हैं। क्या होता है, मतलब फसल यानी कि अच्छी होती है और ये राज्य हो जाते हैं, फसल की कटाई पर ही क्या करते हैं, बल्ले बल्ले करते हैं। पंजाब की वैसाखी त्योहार का संबंध किससे है भाई, फसल कटाई से है। फिर आपके है, नाव चलाते समय नहरों के चाल पर गाया जाने वाला भटियाला गीत किस क्षेत्र के उदाहरण, यानी कि ये क्षेत्र कहाँ पर है भाई। सीधी सी बात है, इतना दिमाग भगवान ने दिया आपको, उसका सही से इस्तेमाल करना है। देखो क्या कह रहा है, नाव चलाते समय, नाव कहाँ चलाओगे, पहाड़ों पर चलाओगे क्या, नहीं चलाओगे। वो कहाँ पर है, पठारी प्रदेश है क्या, नहीं है। नाव कहाँ पर, आप मरुस्थल में चलाओगे क्या, अपने यहाँ पर चलाओगे क्या, नाव चलेगी नहीं। ठीक है, दूसरा क्या, पर्वत, बड़े बड़े पर्वतों पर चलाओगे क्या, नहीं। ये आप कहाँ पर चलाओगे, जहाँ पर पानी होगा। क्या होगा, पानी होगा। पानी कहाँ होगा, जहाँ पर तट होगा, तटीय क्षेत्रों में या नदी क्षेत्रों में। ऐसे समझे, नाव कहाँ पर चलाओगे, तटीय क्षेत्र या फिर अपने नदी क्षेत्रों के अंदर। लहरों की ताल पर गाया जाने वाला भटियाली गीत कहाँ पर, कहाँ का फेमस है, आपके तटीय प्रदेशों का या नदी क्षेत्रों का फेमस है। फिर आपके भारतीय लोक कला संस्कृति की सबसे प्रमुख विशेषता क्या मानी जाती है। अभी भारतीय लोक कला संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है, परिवर्तनहीनता है क्या, नहीं है। ये कठोरता है क्या, ना। एकाकीपन है ना। अपने भारत के अंदर क्या है, विविधता में एकता है। यानी कि अलग अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग खान पान है, अलग अलग आभूषण है, अलग अलग बोलियां है, अलग अलग उनके सारे नियम संस्कृति है, लेकिन फिर भी भारत क्या है, एक है। सब इतनी विविधता होने के बाद भी भारत क्या एक है, इसलिए अपने क्या विविधता में एकता, क्या है, विविधता में एकता वाला भारत है। फिर आपके नाग पंचमी और गोवर्धन पूजा भारतीय लोक संस्कृति किस सभ्यता को दर्शाते हैं। नाग पंचमी और गोवर्धन पूजा भारतीय संस्कृति को किस विशेषता को दर्शाते हैं। नाग पंचमी और आपकी क्या है, गोवर्धन पूजा। नाग पंचमी के दिन क्या होता है, सांप की पूजा होती है, और गोवर्धन पूजा यानी गाय के बछड़ों की पूजा होगी। अब ये क्या दर्शाते हैं, देखो भाई, शास्त्रीय नियम दर्शाते क्या, नहीं भाई ऐसा कोई नियम नहीं। व्यवसायिक निपुणता है, नहीं है। आधुनिक संचार है क्या, नहीं। ये क्या है, प्रकृति पूजा। आप लोग क्या करते हो, प्रकृति की पूजा कर रहे, प्रकृति पूजा या अस्तित्व की बात हो रही है। देखो क्या है, लोग जीवन में प्रकृति, वृक्ष, पशु, नदियां को पूजनीय मानकर उनके साथ अस्तित्व की भावना रखी जाती है। यानी कि यहाँ पर नदियों को क्या है, माँ का दर्जा दे रखा है, जैसे गंगा माँ है, ठीक है, गाय हमारी माँ है, पशु वगैरह हो गए, नदियां वगैरह, इन सबको क्या अपन ने किसी न किसी प्रकार से दर्जा दे रखा है। पेड़ वगैरह हो गए, पीपल वगैरह, ये सारे तुलसी है, इन सबको क्या अपन ने इस प्रकार से जोड़ा, ये अपने क्या है, प्राकृतिक पूजा और सह अस्तित्व की बात करता है। फिर भारतीय लोक कलाओं जैसे मांडना, फड़, यात्रा के मुख्य रूप से किन कथाओं का समावेश होता है। यानी कि इसके अंदर किस प्रकार का समावेश है। क्या विदेशी इतिहास, विदेशियों की बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। वैज्ञानिक स्रोत है, नहीं इधर भी नहीं। राजनीतिक भाषण है ना, ऐसा कोई भाषण नहीं। ये बेड़ा रामायण, महाभारत और स्थानीय लोक देवताओं की यहाँ पर बात होती है। इसका मतलब भी आपके सही है। क्या है, रामायण, महाभारत, स्थानीय लोक देवता, जिसके अंदर क्या होता है, धार्मिक आत्मकथा हो गया, या रामदेव जी, बाबू जी, तेजा जी देवताओं की क्या होती कथा, या फिर उनकी जो रचनाएं होती है उनकी बात होती है। फिर आपके लोक संस्कृति का संरक्षण मुख्य रूप से किस माध्यम से होता है। यानी लोक संस्कृति का अपन संरक्षण कैसे कर सकते हैं। यानी लोक संस्कृति आपकी लिखी हुई नहीं है, बोल की, मौखिक है। कैसी है, मौखिक, यानी अपन ने बोल बोल कर उनको आगे फैलाया। क्या है, विद्यालयों के पाठ्यक्रम के द्वारा, ना भाई। सरकारी गजट में नहीं, लिखित पुस्तकों में ना। क्या है, मौखिक परंपरा और गीतों द्वारा, कथाओं द्वारा। यानी कि आज अपन ने ढोला मारू की कहानी सुनी, एक पहले लिखी कहाँ थी, अपन ने क्या लोगों से सुनी है। ऐसे अपनी और भी कई सारी कहानी, अलाउद्दीन की कहानी हो गई, ऐसे और भी कहानी। इसको क्या मौखिक, यानी लोगों तक जितना हो सके लोगों तक पहुंचाया गया या फैलाया गया है। लोक संस्कृति बिना किसी लिखित व्याकरण के मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहती है। फिर आपके लोकगीतों या लोक कथाओं की एक विशेषता, अनाम होना। इसका क्या तात्पर्य है, अनाम का मतलब क्या है, जिसका नाम नहीं है। क्या है, अनाम का मतलब क्या है, जिसका नाम नहीं है। आपने देखा हो कई सारी ऐसी कथा है जिस किसने का इनके नाम नहीं है, आज भी अपने पास में वो साक्ष्य नहीं है। देखो क्या है, उनका नामकरण नहीं किया जाता। उन्हें गाना मना होता है, ना भाई। विदेशी लेखकों द्वारा लिखे गए जाते, ना। विदेशियों का कोई लेना देना नहीं है अपने से। उनके व्यक्तिगत रचयिता अज्ञात होते और वे
साझी संपत्ति यानी कि क्या है, उनके व्यक्तिगत रचयिता यानी किसने रचयिता इसका राइटर कौन है या फिर रचयिता कौन है ये क्या फिक्स नहीं है। उनके नाम क्या होते हैं, अज्ञात होते हैं यानी कि क्या लिखे हुए नहीं है कहीं, और वे साझी संपत्ति यानी कि सभी की यानी सार्वजनिक संपत्ति माने जाते हैं। आया समझ में? फिर चलते हैं आगे। फिर दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पोंगल त्योहार किस क्षेत्र से जुड़ा है? पोंगल आपके किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? समुद्र व्यापार से ना, समुद्र से पोंगल का क्या लेना देना? राजनीतिक वजह से ना, उद्योग धंधों से ना, क्या कृषि और मौसम चक्र से। यानी पोंगल का संबंध किससे? कृषि और आपके मौसम चक्र से। यानी कृषि अच्छी होगी तो पोंगल त्योहार के बारे में बता रखा है। जैसे कि देखो, कृषि और मौसम के चक्र से पोंगल दक्षिण भारत में फसल आगमन और सूर्य देव को आभार व्यक्त करने का प्रमुख लोक उत्सव है। यानी लोगों का उत्सव है। लोग का मतलब लोगों का उत्सव है। लोगों का उत्सव है। उत्सव, हाँ क्या है, अगर अच्छी खेती होती है तो भगवान सूर्य देव को और फसल के आगमन पर भगवान सूर्य को राजी करने के लिए ये प्रमुख लोक उत्सव मनाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, पोंगल। क्या कहते हैं, पोंगल, जो दक्षिण भारत का है। फिर किस क्षेत्र का लोक भोजन जैसे मरुस्थल में बाजरा केर सांगरी का विकास किसका परिणाम है? यानी कि अपने जो मरुस्थल के अंदर बाजरा होता है केर सांगरी, ये किसका परिणाम है? क्या सही आदेशों का है? ना भाई। क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का है? ना। आधुनिक फास्ट फूड है? ना। अपने क्या मतलब फास्ट फूड से? ये क्या है, स्थानीय भूगोल प्राकृतिक वातावरण, यानी अपने यहाँ पर स्थानीय जो भूगोल की यानी भौगोलिक स्थिति है और अपना पर्यावरण, इसकी वजह से अपने यहाँ पर बाजरा और केर सांगरी होती है। फिर आपके कुम्हारों की टेराकोटा कला तथा बुनकरों की हस्तशिल्प परंपरा भारतीय लोक संस्कृति के किस पहलू को दर्शाती है? यानी कि यह मशीनी उद्योग प्रभाव को ना, विदेशी तकनीक कोई लेना देना नहीं, औपचारिक शिक्षा कोई आवश्यकता ना, व्यावसायिक निपुणता और निपुण दक्षता, यानी कि ये क्या है, कारीगर बहुत फेमस थे, इन्होंने अपनी कलाकारी से यानी हस्त कौशल से इनका निर्माण किया है। क्या है, यह विभिन्न समुदायों में पीढ़ी से चली आ रही यह हस्तशिल्प यानी हाथों से निर्मित चीजें और व्यावसायिक निपुणता का प्रतीक भी है। फिर आपकी विषमता और अभाव के बीच उल्लास मनाना किस संस्कृति का मुख्य दृष्टिकोण है? क्या है, विषमताओं यानी अलग अलग चीजें, अभाव के बीच उल्लास मनाना किस संस्कृति का मुख्य दृष्टिकोण है? क्या बाजरावादी संस्कृति? ना जी। ये आपकी क्या यांत्रिक अर्थ संस्कृति? ना। आधुनिक उपभोक्ता संस्कृति? नहीं। क्या भारतीय लोक संस्कृति की विशेषता है? किसकी है? भारतीय लोक संस्कृति की विशेषता है। हाँ भाई, ये क्या है आपके, अब ये हो गया पूरा, और आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए संपूर्ण लोक संस्कृति अध्याय पूर्ण हो चुका है और आपको परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। क्या है भाई, सुनो, अपन ने, हाँ, यहाँ पर अपन ने आपके सेकेंड सेमेस्टर बी भारतीय लोक संस्कृति के बारे में पढ़ा। पहले तो अपन ने इसकी थ्योरी पढ़ी, उसके बाद में एमसीक्यू देखे, लगभग आपके 40 के आसपास एमसीक्यू देखे, जो ऐसी उम्मीद की जा रही है आपकी परीक्षा के अंदर आएंगे, और आप ये वीडियो को 2 बार पढ़ोगे, सारी चीज़ें आसान भाषा से आपको समझाई गई है, और इसके बाहर प्रश्न आने के कोई चांस नहीं है कि भाई इससे बाहर आएंगे। ठीक है, लगभग लगभग इससे सारा कुछ कवर हो रहा है और आप आसानी से अच्छे नंबर ला सकते हो। और पिछले साल आपके 40 प्रश्न एमसीक्यू पूछे थे, इस बार कैसे पूछे थे, लेकिन हमने हमारी तरफ से आपको वो सारा समय सामग्री या फिर विषय से संबंधित सामग्री सारी उपलब्ध करवा दी है, जिससे आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी के साथ आपको एक बार पुनः परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।